गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड बता दिया गया था। इम्फेसाइज इस बात पे किया गया था कि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो बेसिकली टेम्परेचर एंड रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ मोस्ट इंटेंस रेडिएशन, जिसे हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, है ना। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है और दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है ना। दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और दूसरा जो बेसिकली फॉर्मूला दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है दिस वन, E इज इक्वल टू सम सिग्मा और इनटू टी पावर 4, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो ये हम लोग कह रहे थे कि इन दोनों कॉन्सेप्ट पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे तो फॉर्मूला और भी बताए गए हैं, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी वगैरह का, ठीक है। ऑलराइट, तो एनर्जी आपने देखा स्पेक्ट्रल डेंसिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है IIT जैम एग्जाम में। सर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला था, अगर हम पर यूनिट वेवलेंथ रेंज का करेंगे तो सिंस वो म्यू लैम्डा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 5, सो जो टेम्परेचर से उसका रिलेशन आएगा वो टेम्परेचर टू द पावर 5 आएगा ना। किसका रिलेशन? स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। डेफिनेटली टेम्परेचर टू द सर पावर 5 आएगा। तो हमारे असाइनमेंट में है बट उसका आंसर टी टू द पावर 5 नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? सिर्फ टी टू द पावर 1 ही है आंसर उसका। वो डिपेंड करता है ना क्या लिखा हुआ है। टोटल एनर्जी तो ये तो नहीं दिया हुआ है। ये देखो ये क्या होता है इसमें जो है ना, ये जो हम लोग लिखते हैं ना, दिस इज एक्चुअली टोटल, मतलब टोटल जब हम बोल रहे हैं ना तो इट इंक्लूड्स ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है। ये ऑल वेवलेंथ्स है। सो दिस इज टोटल एनर्जी emitted, ठीक है, emitted पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो ये तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है ना, जैसे ये हम लोग डिस्कस किए थे ना कि यू न्यू मैक्स, ठीक है ना। ये बताया गया था ना आप लोग को, यू न्यू मैक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर क्यूब। तो उसी तरह से यू लेमडा अगर मैक्स आप निकालोगे ना, यू लेमडा मैक्स, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पावर 5, ओके। तो यही कह रहे हो ना कि 5 आएगा डेफिनेटली उसमें 1 बाई लेमडा। हाँ, तो उसमें है फॉर्मूले में 1 बाई लेमडा टू द पावर 5 है, तो उससे 5 आ जाएगा, ओके। तो ठीक है, तो ये मैक्स वगैरह लिखा हुआ रहेगा तो ये आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी जो होगी, ओके, अगर आप लेमडा के टर्म में बात करेंगे तो टी पावर 5 होगा और फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे टी क्यूब होगा, ठीक है ना। और ये टोटल है तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सर ग्रुप पे किसी ने भेजा था तो मतलब हमारे असाइनमेंट का ही है। अच्छा, देखो अगर जानते हो, देखो हम बता देते हैं क्लियरली, अगर इसमें जानते हो ये लिखा हुआ है ना जैसे एनर्जी, तो टोटल एनर्जी लिखा हुआ है तो प्रोपोर्शनल टी पावर 5 होगा, और ये सभी वो देखना पड़ेगा क्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ओके। सर जो हमने स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज वाला जब मैक्सिमम निकाला था तो हमने डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया था, तो उससे हमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट मिला था। तो लैम्डा एम जो मिला था वो लैम्डा मैक्स था ना? नहीं, लैम्डा एम जो होता है ना, देखो हम लोग स्पेक्ट्रल डेंसिटी जब प्लॉट करते हैं ना तो यू लैम्डा जैसे आप प्लॉट कर रहे हो तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। ये मान लो ग्राफ है, ठीक है ना। तो
यहाँ पे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, लेमडा मैक्स मतलब हो गया, लेमडा एम जो है ना दैट इज द वेवलेंथ फॉर विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। ओके, जैसे मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, ठीक है ना, एक मिनट देखो हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज सम ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, इसको आप हीट करते हैं, ठीक है, जैसे कोल है, कोल को आप हीट करते हो ना, तो अब देखते हो कभी कभी वो रेड दिखने लगता है। तो सपोज करो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको जो है ना रेड दिख रहा है, तो अब समझ रहे हो ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उस टाइम जो है ना सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेड लाइट की होती है। ओके, इट इज इमिटिंग ऑल द वेवलेंथ्स। ओके, ये सारे वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, बट मोस्ट इंटेंस रेडिएशन इज रेड कलर। ओके, तो इसीलिए वो रेड, तो फिर वहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, जैसे T इंटू लेमडा एम और इंटू इज इक्वल टू बी। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर ये रेड दिख रहा है ना, तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगा वो रेड कलर का वेवलेंथ निकलेगा, दैट विल बी वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। इज दैट ओके? फिर माइक ऑफ करा दीजिए। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन इसकी वो करस्पॉन्डिंग टू सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। क्या कह रहे हो? अच्छा, माइक मतलब आप लोग ये जो हमें स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिली है नहीं, तो वो आप लोग समझ जाओ, देखो चलो हम बता देते हैं, ठीक है, वो इसमें देखो हम बता देते, इतना देखो आप समझ लो, ठीक है, बाद में पूछ लोगे, ठीक है ना। देखो क्या है कि ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी में भी वही था, यू न्यू हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये एक्चुअली ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, दिस इज जस्ट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, इसको हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कह रहे हैं, इट इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, एट दिस वेवलेंथ एक्चुअली इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, हम लोग ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखोगे, इट इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, इट इज ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी है यहाँ पे। उसी तरह से इसका जब फ्रीक्वेंसी के वर्सेस जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये एक पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये। ओके, तो ये आप कह सकते हो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर, नॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम नहीं बोल रहे हैं। ओके, इट इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एम लिखा गया है, एम मैक्सिमम को इंडिकेट करता है यहाँ पे, बट मैक्सिमम वेवलेंथ ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप इसे कह सकते हैं, या वेवलेंथ आप कह दो। ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो आज जो है ना कुछ स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे कि प्रेशर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता दीजिए। चलो हम थोड़ा प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, क्योंकि ब्लैक बॉडी के असाइनमेंट में दिया हुआ है तो हम कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। अब हम कुछ बोले, आप लोग को ध्यान उस चीज पे देना है ना। अब आप कुछ तो ऐसे तो आप बोलने के लिए फ्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया, आप सीखने आए हैं तो वही बोलेंगे ना जो सिखाया जा रहा है। हमने क्या बताया आपको, बताइए। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। तो बस वही बोलना है, और क्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है ना, इट डेफिनेटली एक्सर्ट्स सम प्रेशर। ओके, सो रेडिएशन फॉलिंग, तो हम जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं रेडिएशन प्रेशर का, ये जो है ना हर जगह यूज होगा। ठीक है, फॉलिंग ऑन ए सरफेस एक्सर्ट्स प्रेशर। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग रेडिएशन प्रेशर का? डू यू नो एनी एग्जांपल? सर, सन का अर्थ पे। सन का अर्थ पे प्रेशर कहाँ पे फील होता है? रेडिएशन जो लाइट फॉल कर रही है ना सन का, वो हमें कहीं पे दिखता है कि प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से? हैव यू एवर नोटिस? सर जेट वगैरह जाते हैं सर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सर जो प्रोब वगैरह जाते हैं ना सर स्पेस में, स्पेस शटल, उन पे सर रेडिएशन देखो प्रेशर। नहीं, देखो जानते हो एक बहुत वेल नोन एग्जांपल है। ठीक है, रेडिएशन फॉलिंग ऑन ए सरफेस एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, इसका एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, दैट इज कॉमेट। ठीक है ना, टेल ऑफ कॉमेट।
ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। टेल ऑफ कॉमेट, आपने कॉमेट तो देखा होगा ना फोटो में, ठीक है। तो टेल ऑफ कॉमेट अराइजेज ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। रेडिएशन अवे फ्रॉम दिस सन हो जाता है ना हाँ, सर प्रेशर के उसमें कारण। देखोगे कॉमेट, कॉमेट जानते हो क्या होता है? वो एक मतलब स्नो का बना हुआ होता है, ठीक है ना। दैट इज मेड ऑफ मतलब वो गैसियस ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत छोटा नहीं होता है, ध्यान रखो। दैट इज अ बिग ऑब्जेक्ट, ओके। एक मतलब उसका एरिया जो है ना, मतलब सपोज करो इतना भी हो सकता है एरिया ऑफ कॉमेट, सरफेस एरिया जो है ना, लगभग कभी कभी 100 किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। इट मे बी ऑफ दिस मच साइज ऑल्सो, ठीक है ना। मतलब 10 किलोमीटर रेडियस का भी होता है वो लगभग, ओके। लेकिन होता क्या है कि वो देखो कॉमेट जो है ना, जैसे ये सन है, ठीक है, दिस इज सन सपोज, तो कॉमेट का जो पाथ होता है ना वो हाईली इलिप्टिकल होता है, इट इज हाईली इलिप्टिकल, ओके। तो इस तरह का उसका कुछ पाथ है, देखो ये जैसे ये सन के नजदीक आया और फिर जो है ना सन से बहुत दूर जाता है ये, ओके। इट गोज वेरी फार फ्रॉम द सन। अर्थ जो है ना सन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं जाता है, ठीक है ना। सो इट गोज फार फ्रॉम द सन, ओके। तो कॉमेट को चलो हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। दिस इज सपोज कॉमेट, ये मान लो ये पोजीशन है कॉमेट का, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉमेट का पोजीशन है। तो देखो क्या होता है कि जब ये सन से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है ना, तो बिल्कुल ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो उसके वहां पे मतलब जो है ना, मतलब ये आइस बॉल जैसा ये आइस बन जाता है, बिल्कुल, है ना। तो फ्री मतलब बेसिकली फ्रीज हो जाता है ये, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस जाने पे अगर अर्थ भी मान लो सन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस चला जाता है ना, तो फिर जितने भी वाटर है ना अर्थ पे सब सब आइस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत दूर चला गया तो ये आइस बन गया, लेकिन नजदीक जब आता है ना, नजदीक आता है तो वही आइस जो है ना मेल्ट हो जाता है, वेपराइज होने लगता है, ठीक है ना। तो जब तक वेपराइज होकर के पूरा खत्म नहीं होता है उस टाइम तक फिर ये निकल जाता है दूर, ओके। तो यहाँ पे देखो जब नजदीक आता है ना तो ये वेपराइज हो गया। अब सन का लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, सन का लाइट ऐसे, तो सन का लाइट जो है ना इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसीलिए वेपर जो है ना चारों तरफ स्प्रेड नहीं होता है। वेपर जो है ना वो सिर्फ इधर जाता है ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो वही जो है ना हमें इसका टेल की तरह दिखता है ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसका वेपर है, ठीक है ना, ये स्प्रेड हो तो इधर इसलिए जाता है ना क्योंकि सन का इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके ऊपर देखोगे तो ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसका टेल दिखता है हमें, इसी को हम लोग हिंदी में पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सन का जो रेडिएशन गिर रहा है ना इसके ऊपर, ओके, सन से जो लाइट आ रही है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। सन से जो लाइट आई ना, ठीक है, ये इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही, ठीक है ना। लाइट फ्रॉम द सन इज ठीक है ना एक्सर्टिंग। तो ये सभी जो है ना, ये सभी जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये वेपर पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वेपर पार्टिकल्स या डस्ट कह सकते हो, डस्ट, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे सन से अवे, ये जो टेल दिखता है ना मतलब कॉमेट का, वो हमेशा सन से अवे दिखता है। इसका रीजन यही है, फिर बहुत दूर चले जाने पे फिर नहीं दिखने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि नजदीक में ज्यादा इफेक्ट ये दिखता है, ठीक है ना। तो इसका रीजन यही है कि क्योंकि दूर जाने के बाद कंडेंस भी हो जाता है ना, तो थोड़ा कम हो जाता है ये, ठीक है, नजदीक में ज्यादा दिखता है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। तो रेडिएशन प्रेशर ही इसका रीजन है। तो ये एक वेल नोन एग्जाम्पल है रेडिएशन प्रेशर का, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचुरल एग्जांपल ऑफ रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे टेल ऑफ कॉमेट अराइजेस ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, ऑफ सनलाइट। सर पार्टिकल कॉमेट से अलग हो जाते हैं सर फिर? क्या कह रहे हो? पार्टिकल सर कॉमेट से अलग हो जाते हैं फिर? हो जाते होंगे अलग, ठीक है। ओके सर। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे नाउ, तो ये तो हो गया नेचुरल एग्जांपल ऑफ रेडिएशन प्रेशर, ओके। एक एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड बाय एक्सपेरिमेंट ये चेक किया जा सकता है कि रेडिएशन प्रेशर एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं। जैसे मान लो बहुत थिन फॉइल है ना, मान लो इस तरह से हमने किसी मेटेलिक शीट को ऐसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, थोड़ी इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा है, मान लो रेड लाइट, ये क्या बोलते हैं लेजर लाइट है,
तो हम अगर नोटिस करते हैं कि डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, सो दिस हैज बीन टेस्टेड इन लेबोरेटरी आल्सो। तो हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, प्लैंक्स व्यू और आइंस्टाइन व्यू। देखो हम फिर से एक बार वर्बल बता रहे हैं। प्लैंक ने ये कहा था कि ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है ना, जो वो ऑसिलेटर्स जो रेडिएशन को इमिट करते हैं, ओके, उन सभी ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय प्लैंक। ओके, तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो अगर ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटाइज है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा ना, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट इमिट होगा, कंटिन्यूअस इमिट नहीं होगा, क्योंकि ऑसिलेटर की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, वो इन द डिस्क्रीट है, तो इसलिए एनर्जी भी डिसकंटिन्यूअसली इमिट होगी। सो लाइट जब स्पेस में प्रोपेगेट करता है ना, तो कंटिन्यूअस वेव नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। तो पार्टिकल्स उसे कहा गया, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन वर्ड हालांकि आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आई थिंक देयर वाज सम अदर साइंटिस्ट, ओके, जिसने सर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉम्पटन ने सबसे पहले फोटोन वर्ड यूज किया था। कॉम्पटन, आई डोंट नो, कॉम्पटन भी नहीं था शायद, कोई गिलबर्ट 1919 में सबसे पहले। नहीं, देयर वाज अ पर्सन परहैप्स कॉल्ड गिलबर्ट, ओके, उसने फोटोन शायद यूज किया था, मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गिलबर्ट है शायद, ओके, गिलबर्ट, जिसने मैग्नेटिज्म वगैरह पे भी काफी काम किया है, ठीक है ना। तो गिलबर्ट डेविस। तो आप समझ रहे हो ना। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं ना कि जैसे मान लो हम प्लैंक ने ये कहा ना, प्लैंक ने ये कहा कि ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है, ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटाइज्ड इस फॉर्म में है, ठीक है ना, कि एक ये एच न्यू हो गया, 2h न्यू हो गया, 3h न्यू हो गया, ठीक है ना, 4h न्यू, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑसिलेटर की एनर्जी ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑसिलेटर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में रिटर्न होता है, मतलब किसी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजन किसी ऑसिलेटर की एनर्जी अगर कम हो जाती है, तो वो जो एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा ना, जो लॉस होगा एनर्जी का, दैट विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो तो कुछ स्टूडेंट देखो ये सोच सकते हैं ना कि ऑसिलेटर की एनर्जी मान लो कभी 4h न्यू है, सडनली h न्यू हो गया, तो फिर फोटोन की एनर्जी 3h न्यू भी हो सकता है, ठीक है ना, इतना भी एनर्जी डिक्रीज कर सकता है। तो जानते हो एक्चुअली बाद में आप पढ़ोगे कि इसमें एक सिलेक्शन रूल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, कि जैसे ऑसिलेटर की एनर्जी हम लोग बता रहे हैं ना, तो अब सिलेक्शन रूल में कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात होती है। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट आइंस्टाइन ने किस रीजन से बताया था, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये वेल नोन है कि कोई भी ऑसिलेटर अगर होगा ना, तो उसमें ट्रांजिशन जानते हो सिर्फ एडजेसेंट लेवल के बीच में होता है। ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट लेवल, ओके। तो मतलब ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ सिर्फ हो सकता है, जैसे हम लास्ट क्लास में बता रहे थे कि यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, या यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। तो इस तरह से ट्रांजिशन हो सकता है। तो इसीलिए जो फोटोन इमिट होगा ना, उसकी जो एनर्जी होगी, जैसे ये ट्रांजिशन हुआ मान लो, तो यहाँ से जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ से जो फोटोन इमिट हो रहा है उसका, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑसिलेटर्स बाद में आप पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे, या क्वांटम में भी जब हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है। सो ओनली ट्रांजिशन बिटवीन एडजेसेंट लेवल अकर्स, ओके। तो अब देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आइंस्टाइन ने ये कहा कि लाइट, जैसे हम लास्ट क्लास में बताए थे कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ओके, इस तरह से पार्टिकल्स के फॉर्म में, लेकिन ये गैप इतना छोटा होता है कि हमें ये कंटिन्यूअस जैसा दिखता है, ठीक है ना, दिस गैप इज वेरी स्मॉल, ओके। तो इस पार्टिकल को हम लोग फोटोन कह रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज बीइंग कॉल्ड फोटोन। और इसकी जो एनर्जी है, देखो फोटोन मतलब इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और इसकी एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं E इज इक्वल टू h न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ओके। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें न्यू क्या है। तो इसमें जो है ना, न्यू बेसिकली आप ये कहेंगे कि जैसे हम लोग पहले लाइट को जानते थे कि वेव है, पहले जाना जाता था कि लाइट इज ए वेव और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसमें यही कहा जाता है कि वेव जैसे हम लोग डिफाइन करते थे ना ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो यहाँ पे ये वही फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखो जब हम फोटोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल दिया कि फोटोन है, अब इसकी एनर्जी जो बताई जा रही है वो वेव से रिलेट करके ही बताई जा रही है, ठीक है ना। सो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ओके, जब हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्सअप है दोनों में, समझ रहे हो ना, कि फोटोन पिक्चर बिल्कुल इंडिपेंडेंट पिक्चर नहीं है। इसमें ये बोला जाता है कि लाइट जब वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है।
ऑलराइट, सो तो अब हम लोग देखो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं ना। तो देखो हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लोग जानते हैं एक रिलेशन होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जो डायरेक्ट बताया जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सीक्वेंस कहने का मतलब ये है कि अभी रिलेटिविटी पढ़ाया नहीं गया है, तो हम फिर भी रिलेटिविटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा तो जानते हो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो ये p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर और c पावर 4, ये एक फॉर्मूला होता है रिलेटिविटी में। तो फोटोन के लिए जो है ना, देखो फोटोन का रेस्ट मास m नॉट जो है ना वो 0 लिया जाता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया जाता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, फोटोन के लिए रेस्ट मास 0 कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ से मोमेंटम निकालोगे ना तो E बाई सी हो जाएगा। मोमेंटम है एनर्जी बाई सी, तो फोटोन के लिए ये लिखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो E की जगह h न्यू लिख दिया जाएगा। इज दैट ओके? तो ये बेसिकली हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो स्मॉल p लिखा गया है, मोमेंटम है, कैपिटल P जब लिखेंगे ना तो प्रेशर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि देखो कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पे रेडिएशन ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है ना, रेडिएशन इस तरह से फॉल कर रहा है इस पे, मतलब ऐसे हम कर्व के जैसा दिखा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट आप मान सकते हो कि इट इज फॉलिंग स्ट्रेट। ओके, आप ऐसा चाहते हो फिगर ऐसे ही बना सकते हो, ये दोनों इक्विवेलेंट फिगर है, ठीक है ना। यू कैन से लाइक दिस, रेडिएशन इज फॉलिंग लाइक दिस, और हम मानकर चल रहे हैं कि फुली फॉल करने के बाद ये जो है ना एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है ना, इट इज गेटिंग absorbed 100%, तो 100% ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि जब ये फॉल कर रहा है ना तो बेसिकली रेडिएशन इज ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द सरफेस, तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहा है। तो मैकेनिक्स में बताया जाता है मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्चुअली मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं ना dp बाई dt, देखो dp बाई dt, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर्स, इसी को तो फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्रेशर निकालना चाहते हैं ना, तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। और फोर्स को हम लिख देंगे मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो मोमेंटम बाय टाइम ऐसे शॉर्ट में लिख दो, ठीक है ना, मोमेंटम बाय टाइम, ओके, और बाय ये एरिया हो गया, ठीक है ना। तो मोमेंटम देखो हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऐसे लिख देंगे, ये एनर्जी हो गया, ठीक है ना, ये मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी, मान लो जो भी इसमें एनर्जी है ना वो पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर हो जा रहा है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी बाई सी हो गया, ओके, और यहाँ पे टी और एरिया आ गया। इसको आप चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको ये लिख दिया और डिवाइड बाई सी, ठीक है ना। तो देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो इसको आई बाई सी लिख सकते हो, तो ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग देखो प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर फॉर देखो नॉर्मल इंसिडेंस है ना, कि कोई भी रेडिएशन अगर नॉर्मली गिर रहा है और 100% एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला ये हो जाएगा आई बाई सी, ठीक है ना। इसको जो है ना हम लोग एनर्जी डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, देखो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, ठीक है ना। फॉर नॉर्मल आप लोग लिखना चाहते हो तो P जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए ना, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, प्रेशर है ये, ठीक है ना, कैपिटल P इज प्रेशर, स्मॉल p इज मोमेंटम, ओके, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे शॉर्ट में लिख दिया गया है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ओके। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नाउ अगर हम लोग इसको कभी कभी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में या थर्मोडायनेमिक्स में स्लाइटली डिफरेंट वे में लिखा जाता है, देखो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये नोटिस करिए, ये जो यहाँ पे है ना एनर्जी, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ये E लिखा हुआ है, ठीक है, और बाय यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट और बाय C लिखा गया है, और ये एरिया है, और ये टाइम जो है ना, टाइम को आप ऐसा करो लेंथ बाय स्पीड कर दो, ठीक है ना। सम मतलब जैसे देखो रेडिएशन फॉल कर रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडिएशन को फॉल करने में ये लेंथ L है, इतना रेडिएशन को यहाँ पे फॉल करने में T टाइम लग रहा है, मान लो ये जो है ना लेंथ L है, इसको फॉल करने में T टाइम लगा। तो बेसिकली आप टाइम को निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ये रेडिएशन है, तो ये इसकी स्पीड जो है ना हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअली इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे टाइम जो लिखा था ना उसको हम चाहते हैं तो ऐसे देखो, यहाँ पे इस टाइम को लिख देंगे स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो अब देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ठीक है ना एरिया इनटू लेंथ है ना, ये वॉल्यूम बन जाता है, तो इसको
है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी बाय वॉल्यूम लिख दे सकते हो, ये एरिया इंटू लेंथ, ओके, और सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जो हम ई लिख रहे हैं ना, कुछ बुक्स में आप देखोगे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, जैसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में भी ई लिखे हुए थे, तो इसीलिए कुछ बुक्स में जानते हो इसको यू, कैपिटल यू लिखा हुआ है होता है, ठीक है ना, जैसे इसको एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू लिख दिया ना, इसको कैपिटल यू लिखा रहता है, अगर आप चाहते हो तो बाद में सिंबल को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बस कैपिटल यू कर दोगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए प्रेशर इज इक्वल टू, यहां से क्या प्रूव हो गया, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ये किसी भी रेडिएशन के लिए ट्रू है इफ रेडिएशन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉलिमेटेड रेडिएशन, जब रेडिएशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल मूव कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कॉलिमेटेड रेडिएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बोला जाएगा फॉर कॉलिमेटेड रेडिएशन के लिए है ऐसा, ठीक है, कॉलिमेटेड रेडिएशन के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, इससे क्वेश्चन जानते हो गेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और आई थिंक IIT जैम एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी देखो 100% रिफ्लेक्शन, सॉरी 100% एब्जॉर्प्शन के लिए बताया गया, अब हम रिफ्लेक्शन का केस एक दो बता देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो मैकेनिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो कोई सरफेस है, ठीक है ना, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पे इसका मास m है और ये v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये जाकर मान लो स्टिक कर जाता है, इसमें स्टिक कर गया। लेकिन एक दूसरा केस कंसीडर करो, मान लो ये मास m है और स्पीड v से जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, उतने ही स्पीड से, सेम स्पीड से। तो अभी देखो क्या होगा कि अगर आप देखते हैं ना कि ये स्टिक कर गया और आपसे पूछा जाता है कि इसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया सरफेस को, तो आप बोलोगे इसमें मोमेंटम था mv, इसने सारा का सारा mv ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें आप देखिए कि बेसिकली पहले इसका मोमेंटम था, इस डायरेक्शन को प्लस mv कहोगे, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन को अगर हम मान लो माइनस कह देते हैं, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखो चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम जो आएगा दैट इज 2mv, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2mv होगा। इसमें आप देखेंगे पहले इसमें mv था मोमेंटम, अब बाद में 0 हो जाएगा, ठीक है ना, स्टिक करने के बाद। तो आप कह सकते हो मोमेंटम 0 हो गया ना, तो जो इसमें मोमेंटम था वो बेसिकली ट्रांसफर हो गया क्या बोलते हैं सरफेस पे। अब यहाँ पे आप कहोगे ना इसमें मोमेंटम में चेंज इतना आ रहा है, तो आप क्वेश्चन अराइज होगा ना कि इसमें इतना मोमेंटम कहाँ से आया, चेंज जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसमें ये कहा जाएगा कि दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द सरफेस, ओके। तो अगर इसका मोमेंटम 2mv चेंज हो रहा है ना, तो इसका मोमेंटम का चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द सरफेस विल आल्सो बी इक्वल टू दिस मच, ओके। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोई कोलिजन प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि टोटल चेंज इन मोमेंटम, अगर हम वॉल सरफेस प्लस पार्टिकल अगर देखेंगे ना, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल मोमेंटम शुड रिमेन द सेम, ओके। तो अगर इसका मोमेंटम प्लस 2mv चेंज हो रहा है ना, तो सरफेस का मोमेंटम माइनस 2mv चेंज होगा, सो दैट टोटल चेंज शुड बी 0, ओके। अगर हम सरफेस और पार्टिकल को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका मोमेंटम 2mv चेंज हुआ तो यहाँ पे बोला जाएगा मोमेंटम ट्रांसफर्ड जो होगा ना, इसमें मोमेंटम देखो, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इस केस में दैट विल बी इक्वल टू 2mv। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। देखो फिर से हम एक बार बता रहे हैं, मैकेनिक्स में एक वर्ड यूज होता है सिस्टम, ठीक है ना। तो हम लोग अगर आप एक जैसे पार्टिकल इंटरेक्ट वॉल के साथ कर रहा है, वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो वॉल और पार्टिकल को अगर आप एक सिस्टम मान लोगे ना, तो इस सिस्टम पे बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। तो कभी किसी एक पार्टिकल के मोमेंटम में पॉजिटिव चेंज होगा ना, तो दूसरे में नेगेटिव चेंज आएगा। तो वही यहाँ नोटिस किया जा रहा है कि देखो इसमें चेंज 2mv है, तो इसमें भी चेंज 2mv होगा, बस साइन अलग होगा, ओके। इसमें देखो आप ये रुक जा रहा है मान लो कोलिजन के बाद, तो इसमें चेंज mv हो रहा था, तो हम बोल रहे थे इसमें भी चेंज mv होगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर देखो इस केस में जो है ना, इस केस में इसमें मोमेंटम ट्रांसफर mv है, और इस केस में मोमेंटम ट्रांसफर जो आ रहा है वो 2mv आ रहा है, तो डबल हो जा रहा है मोमेंटम ट्रांसफर, तो फोर्स भी डबल होगा, और फोर्स डबल होगा तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो इसमें भी होता है रेडिएशन में के केस में भी, कि जैसे अगर ये सरफेस है और रेडिएशन ऐसे फॉल किया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, अगर मान लो हम बोलते हैं 100% रिफ्लेक्शन है, ठीक है,
100% रिफ्लेक्शन है, तो इस केस में प्रेशर जो आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू 2I/c, ठीक है ना, 2I/c वेयर I इज द इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो 2I/c होगा, ठीक है। आई यहाँ पे इंटेंसिटी है, ध्यान रखेंगे, दिस इज इंटेंसिटी। प्रीवियस केस में आप देखो I/c आया था, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है देखो कि रेडिएशन फॉल किया और सपोज करो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन इज सपोज सम परसेंट, मतलब 100% नहीं है, x% है, ठीक है ना, मान लो रिफ्लेक्शन x% है, ठीक है ना, तो अभी प्रेशर का फॉर्मूला जो बनेगा ना वो I/c होगा और 1 + x/100 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी द प्रेशर। x% अगर रिफ्लेक्शन है, x% रिफ्लेक्शन, तो आप देखो अगर 0% रिफ्लेक्शन होगा, 100% एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ x की जगह 0 पुट कर दोगे, ठीक है ना। अगर 100% रिफ्लेक्शन है तो x की जगह 100 पुट करेंगे, 100 जो है बेसिकली 2 हो जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जानते हो क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया है कि एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया कि रेडिएशन फॉल कर रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो उसमें पूछ दिया गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेडिएशन दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, ओके। तो ये जानते हो बेसिक डिस्कशन है, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर का, लेकिन ध्यान रखो कि दिस इज फॉर कॉलिमेटेड रेडिएशन, रेडिएशन फॉलिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ये जानते हो बहुत ही जनरल टॉपिक है, इसको ईएमटी में भी डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। अभी मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें प्रेशर का दिया हुआ है, तो इसीलिए हम चलो साथ साथ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? स्लाइड नीचे करना नॉर्मल एक ही बात है क्या कह रहे हो सर? कॉलिमेटेड और नॉर्मल एक ही बात है? हाँ, मतलब अगर कॉलिमेटेड का मतलब होता है बेसिकली समथिंग गोइंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। नहीं तो हम यहाँ पे कॉलिमेटेड रेडिएशन फॉलिंग, और कॉलिमेटेड रेडिएशन लिखा गया है और ये फॉलिंग परपेंडिकुलरली, ये ध्यान रखोगे, फॉलिंग परपेंडिकुलर। कॉलिमेटेड ऐसे भी आ सकता है ना, कॉलिमेटेड रेडिएशन होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है लेकिन नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि रेडिएशन कॉलिमेटेड मतलब मूविंग, फ्लोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि किसी, मान लो रेडिएशन कॉलिमेटेड नहीं है, ओके, या कॉलिमेटेड बीम ऑब्टेन करने के लिए ये ऑप्टिक्स में बताया जाता है कि जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट को अगर मान लो आप यहाँ पे रख देते हो तो रेडिएशन जब इससे क्रॉस करता है ना लाइट, तो आप जानते हो कि पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस हो जाता है इस तरह से। तो ये देखो अभी जैसे सोर्स से लाइट जो है ना सभी डायरेक्शन में जा रही है, इट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग द लेंस इट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, तो ये हो गया कॉलिमेटेड, ठीक है ना। कॉलिमेटेड मीन्स इट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, कॉलिमेटेड बीम, ठीक है। तो नहीं, कॉलिमेटेड नॉर्मल सेम नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा कि कॉलिमेटेड है एंड इट इज फॉलिंग नॉर्मली, ओके, तो वही लिखा हुआ है, कॉलिमेटेड है फॉलिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ कॉलिमेटेड, ठीक है, रेडिएशन। मतलब अगेन रेडिएशन जो है ना वो बेसिकली कॉलिमेटेड ही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है मगर अब ऑब्लिक फॉल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सरफेस है, नाउ रेडिएशन इज फॉलिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मान लो ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो अब इसकी इंटेंसिटी मान लो हम कह देते हैं कि आई है। सो नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द प्रेशर, ओके। तो इस केस में अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसमें जो है ना कैलकुलेशन फिर उसी तरह से किया जा सकता है। हम सिंपली अभी डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू I/c और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा, एंगल थीटा पे अगर फॉल कर रहा है ना तो प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे ना तो cos थीटा नहीं आता है। ध्यान रखो ये मैकेनिक्स में भी होता है, दिस इज नॉट जस्ट इन केस ऑफ रेडिएशन। अगर जैसे मान लो मैकेनिक्स में जानते हो ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो ये पार्टिकल अभी फॉल कर रहा था परपेंडिकुलरली, मान लो बहुत सारे पार्टिकल ऐसे फॉल कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो कितना प्रेशर लगेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब पार्टिकल जो है ना किसी एंगल पे फॉल कर रहे हैं तो कितना प्रेशर लगेगा। तो एंगल वाले केस में जानते हो जेस्ट के एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है एंगल का केस, तो जब एंगल के केस में प्रेशर निकालते हैं तो उसमें कॉस नहीं आता है, ध्यान रखोगे, उसमें कॉस स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आएगा, को भी रिजॉल्व करके करना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसका देखो हम रीजन थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो जानते हो क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना किसी, जैसे कोई पार्टिकल है, ये इसको जब हिट किया ना, ठीक है ना,
तो क्या होता है कि बेसिकली इसमें प्रेशर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखो प्रेशर जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक है कि इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ गया ना, प्रेशर जो लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, कभी भी एंगल पे नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले लिख देते हैं यहाँ पे। देखो प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, ये जानते हो जनरल कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, जो कि फ्लूइड डायनामिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है ना, देयर इज सम लिक्विड, ठीक है, और इसके अंदर हम मान लो 2-3 सरफेसेस रखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो एक सरफेस हमने ऐसे रख दिया यहाँ पे, सपोज आई कीप ए सरफेस लाइक दिस। ठीक है ना, अब एक सरफेस हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं ना कि दोनों सरफेस पे वाटर का प्रेशर किधर लगेगा, तो जानते हो वाटर प्रेशर आप ऐसे दिखाओगे कि इसके ऊपर ऐसे वाटर का प्रेशर ऐसे परपेंडिकुलर इस साइड से, जो मतलब राइट साइड वाटर है ना, वो ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और लेफ्ट साइड में जो इधर कॉर्नर में जो वाटर है वो इस तरह से प्रेशर लगाएगा। इस पे नीचे वाला वाटर जो है ना ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, और ऊपर का वाटर जो है नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, इस तरह से। ठीक है ना, प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, वो कभी भी ऑब्लिक नहीं लगता है, ध्यान रखोगे। तो हम लोग जब प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो हमें बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है ना, हम लोग जैसे मोमेंटम, ये मान लो इसका मास m है और ये v स्पीड से आ रहा है, ये एंगल थीटा है, सो वी बिकॉज प्रेशर एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हमें मोमेंटम देखना होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लगा, तो हम इसका कंपोनेंट लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो एक cos थीटा तो वहां से आ गया, समझ में आया ना सभी को। सो देयर इज वन cos थीटा फ्रॉम देयर। ओके, और दूसरा जो है ना बेसिकली देखो क्या होगा कि दूसरा जो बेसिकली थीटा आता है ना, वो इस तरह से आता है। देखो आप एक्चुअली यहाँ से कैलकुलेशन देखोगे ना तो समझ में, थोड़ा सा ब्रीफली समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए कि हम लोग, एक मिनट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको हम लोग इंटेंसिटी में जब कन्वर्ट करने जा रहे थे, ठीक है, देखिए ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो लिखा गया, अब यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इसको हमने इंटेंसिटी बोल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो एरिया यूज हो रहा था ना, वही एरिया यहाँ भी यूज हुआ है, आप ये नोटिस करोगे। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो आप थोड़ा समझ लोगे तो बेटर होगा। होता क्या है कि जैसे अभी ये बीम है, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ये है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एरिया अब ये फॉल कर रहा है यहाँ पे इस सरफेस पे, तो सरफेस का ये एरिया यूज हो रहा है, तो ये एरिया ए है, तो यहाँ पे ये एरिया भी ए हो रहा है, दोनों एरिया इक्वल है। लेकिन जब ऑब्लिक इंसिडेंस का केस होता है ना, तो दोनों एरिया डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा कि हम लोग जब ऑब्लिक इंसिडेंस का केस डिस्कस करेंगे ना, तो देखो इस तरह से होगा, हम लोग ये एक एरिया होगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लाइट बीम, ओके, एंड दिस इज अनदर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सरफेस। तो दोनों एरिया डिफरेंट है, ये एरिया ए है ना, तो ये एरिया ए डैश होगा। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन जानते हो क्या है? प्रेशर जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट ए डैश। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट ए डैश होगा, क्योंकि प्रेशर सरफेस पे लग रहा है ना। और इंटेंसिटी जब डिफाइन करोगे ना आप, इंटेंसिटी यहाँ पे इस फिगर में, तो वो होगा एनर्जी, मान लो इसमें एनर्जी को हम चलो यू से लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी के डेफिनेशन में जो एरिया आएगा ना, वो इसका बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो हम जैसे इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर देखो ये जो डेरिवेशन अभी आपको बताया गया ना, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमें स्टार्ट करना होगा ए डैश से, ये इस तरह से डेरिवेशन प्रोसीड करेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो ए डैश को फिर हमें ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू कन्वर्ट ए डैश इनटू ए। ओके, तो वो कन्वर्जन जब करेंगे ना, तो उससे एक कॉस थीटा आता है। तो देखो कैसे आएगा, वो हम थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं। देखिए होगा क्या कि इन दोनों एरिया में आपको बड़ा कौन सा लग रहा है, विच विल बी बिगर? हाँ, ए प्राइम बिगर होगा ना, कि थोड़ा सा ये लेंथ, ये वाला देखो, देख रहे हो ना ये, अब देखिए ये जो लेंथ है इतना बड़ा है, और इधर ये जो लेंथ है ना वो इतना ये है। तो ये लेंथ आप देखो, ये डायमीटर अगर देखो तो कम है, ये डायमीटर ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ए प्राइम बिगर होगा। तो इसमें जानते हो क्या है कि देखो ए प्राइम्ड का जो डायरेक्शन है ना, वो इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए प्राइम। और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये देखो, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, जैसे आप सभी जानते हो कि एरिया जो होता है वो
परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया वेक्टर इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, ओके। और ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब देखो इसमें बिगर एरिया जो है ना वो ए प्राइम्ड है, ए प्राइम्ड इज बिगर देन ए। तो इसीलिए क्या होगा कि आप ए प्राइम्ड हमेशा ध्यान रखो, जो बिगर होता है ना उसको रिजॉल्व करके स्मॉलर को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इसीलिए ए प्राइम्ड को इधर रिजॉल्व करेंगे, ए को इधर रिजॉल्व नहीं कर सकते, स्मॉलर को रिजॉल्व करके बिगर कभी ऑब्टेन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ए प्राइम्ड, ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू ए आएगा। तो यहां से ए प्राइम्ड इज इक्वल टू आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो आप समझ रहे हो, देखो अब बस इतना आपको समझना है कि ये देखो इंटेंसिटी में ये क्रॉस सेक्शन यूज होता है, प्रेशर में ये यूज होता है। नॉर्मल इंसिडेंस में दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करते हो ना, देखो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से ए डैश से, और आपको फिर ए डैश को ए में कन्वर्ट करना होगा इंटेंसिटी लाने के लिए। तो ए डैश की जगह जब ये ए बाई cos थीटा पुट करेंगे ना, तो ये cos थीटा फैक्टर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा कंपोनेंट आएगा जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे ना, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, तो वो हम नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल, ओके। तो वहां से एक cos थीटा आएगा, तो इन दोनों को मिलकर के ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि आपको समझना जरूरी है, हम जरूरी नहीं कि अब हम सारा स्टेप कैलकुलेट करके दिखाएं, ठीक है ना। तो ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस कैलकुलेशन जैसे कराएगा ना, आप उसी तरह से प्रोसीड करके देखोगे, ये आंसर आ जाएगा। होपफुली हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा सभी को कि cos स्क्वायर कैसे आ रहा है। सर इसमें रिफ्लेक्शन कितना है? ये अभी देखो हम ये ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखाना है, तो ये 100% एब्जॉर्प्शन हुआ, 100% एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। और अगर 100% रिफ्लेक्शन है ना, तो देखो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये 100%, ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन के लिए डबल हो जाएगा, जैसे उस केस में भी दिखा रहे थे ना डबल, वैसे ये भी डबल हो जाएगा। तो ये प्रेशर हो गया। तो अच्छा ध्यान रखोगे, ये भी जो प्रेशर है ना वो कैसा प्रेशर है, दिस इज ऑल्सो प्रेशर बिकॉज ऑफ कॉलिमेटेड रेडिएशन, कॉलिमेटेड रेडिएशन फॉलिंग एट थीटा एंगल। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है डिफ्यूज्ड रेडिएशन का। डिफ्यूज्ड रेडिएशन का मतलब होगा कि जितने भी हम बीम दिखा रहे हैं ना, लाइट बीम या लाइट रेज, वो सभी पैरेलल है। डिफ्यूज्ड रेडिएशन में क्या होगा कि कुछ लाइट बीम 30 डिग्री पे फॉल कर रहा होगा, कुछ 60 पे, कुछ नॉर्मल फॉल कर रहा होगा, कुछ 50 डिग्री पे, मतलब एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ओके। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्यूज्ड रेडिएशन में ये एंगल जो है ना वेरी करेगा। तो अब देखिए एंगल वेरी करेगा तो प्रेशर भी वेरी करेगा। रिफ्लेक्शन भी 100% ही है ना? क्या? रिफ्लेक्शन भी 100%? हाँ 100% है। अच्छा वो 100 लिखे नहीं थे, ये 100% रिफ्लेक्शन है, दिस इज 100% रिफ्लेक्शन। इज दैट ओके? अगर सम, ठीक है। तो देखो हम बताने ये चाह रहे हैं, अब नाउ लेट्स डिस्कस प्रेशर ड्यू टू डिफ्यूज्ड रेडिएशन, ठीक है। डिफ्यूज्ड रेडिएशन से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मान लो कोई सरफेस है, सपोज दिस इज ए सरफेस, ठीक है, और इस पे जो रेडिएशन फॉल कर रहा है ना वो इस तरह से हम दिखा रहे हैं। सपोज करो कि रेडिएशन इज फॉलिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ मान लो ऐसे फॉल किया, कुछ ऐसे फॉल कर गया, ठीक है ना, कुछ नॉर्मल फॉल कर रहा है, सम इज फॉलिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे मान लो फॉल कर रहा है, ठीक है ना, ये रेडिएशन, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली डिफ्यूज्ड रेडिएशन, ओके। ठीक है, आप चाहते हो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कट करते हुए, जरूरी नहीं कि ऐसे में दिखाएं, मतलब कुछ इस तरह से रैंडम बहुत दिखा दिया गया है, ठीक है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड डिफ्यूज्ड, चारों तरफ से आ रहा है रेडिएशन, सो दिस इज डिफ्यूज्ड रेडिएशन, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है। तो देखो किसी भी डायरेक्शन से आएगा ना, तो आपको क्या करना होगा, मतलब कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, मैथमेटिक्स का कॉमन सेंस, ओके। व्हाट विल यू डू इन दैट केस? टोटल एरिया में देखना पड़ेगा। थीटा वेरी कर रहा है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कौन सा थीटा लोगे, तो आपके पास तो कोई आंसर नहीं है कि कौन सा थीटा लेंगे, बिकॉज ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा आर पॉसिबल बिटवीन 0 and 90 डिग्री। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, व्हाट डू वी डू? एवरेज लेते हैं, एवरेज लेते हैं, है ना। तो बस ये फंक्शन है, इसका एवरेज लीजिए, ठीक है ना। आप लोग को याद है हम पहले भी एवरेज निकालने का मेथड बता चुके हैं आप लोग को, है ना, याद है? इंटीग्रेशन
एफ थीटा अपन डी थीटा नीचे ठीक है ना। तो इसको जानते हो क्या करना होगा कि इसका जो है ना बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। सो लेट अस कैलकुलेट। तो इस केस में हम लोग एवरेज प्रेशर डिफाइन करते हैं, एवरेज, ठीक है। ओके तो अब जानते हो एवरेज, जानते हो देखो बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो क्या होता है कि ये सारा रेडिएशन जो है ना, एक ये जो रेज बन रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो रेज बन रहे हैं वो एक प्लेन में होंगे। विल दिस रेज बी इन ए प्लेन? नो सर। ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मान लो एक सरफेस आपने ऐसे रख दिया, देखो ये लाइन जैसा दिख रहा है ना, बट एक्चुअली क्या है, ये सरफेस है। तो सरफेस में कुछ एरिया ऐसे होगा, ठीक है ना, देयर विल बी सम एरिया। तो उस पे तो रेज जो है ना चारों तरफ से ऐसे गिर रहे होंगे ना, इधर से भी गिर रहा होगा, इधर से भी गिर रहा होगा, इधर से भी गिर रहा होगा। तो ये जो रेज है ना वो एक प्लेन में नहीं है। तो इसीलिए जानते हो क्या है कि एवरेज जो है ना आप थीटा पे सिर्फ नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक प्लेन में होगा तभी तो आप थीटा डिफाइन करोगे ना, ठीक है। तो जब एक प्लेन में नहीं है ना तो एरिया पे आपको एवरेज लेना होगा, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि सॉलिड एंगल पे एवरेज लेना होगा, ठीक है ना। तो एरिया पे ले लो। अगर आप अभी हम सॉलिड एंगल आप लोगों को बताए नहीं थे, ठीक है ना, तो एरिया पे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से है, जैसे मान लो हम ये क्या बोलते हैं, ये सरफेस है, अब चारों तरफ से रेडिएशन आ रहा है। देखो आप ऐसे थिंक करो कि एक सरफेस है, उस पर चारों तरफ से रेडिएशन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो कि एक मतलब जो जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं वो किस तरह के सरफेस को क्रॉस करके आ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस दे आर क्रॉसिंग। सर अगर सबको मिलाएंगे तो एक सर्कल जैसा बनेगा। सर्कल बनेगा, 3 डायमेंशन में सर्कल बनता है। कैसा सरफेस बनेगा? स्फेरिकल मतलब पूरा स्फेयर बनेगा या हेमिस्फेयर? हेमिस्फेयर बनेगा ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये जानते हो क्या है कि ये जो रेडिएशन इस सरफेस पे आएगा ना, आप इमेजिन करिए कि जैसे मान लीजिए ये बुक है, ठीक है ना, दिस इज ए बुक, ओके। और इस पे रेडिएशन इधर से भी फॉल कर रहा है, इधर से भी फॉल कर रहा है, इधर से भी फॉल कर रहा है, इधर से भी फॉल कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं ना वो मैक्सिमम एक हेमिस्फेयर, क्योंकि देखो नीचे से हम कंसीडर नहीं कर रहे कि नीचे से नहीं आ रहा है, मैक्सिमम जो है ना इसके पैरेलल, इसको ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं, मैक्सिमम इसके पैरेलल से आ सकता है, ठीक है ना, उसके नीचे से नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करके आ रहा है ये रेडिएशन, ठीक है ना। हम हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जो है ना इसको एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जो आप एवरेज लेते हो ना उसी को कहा जाता है बेसिकली यू आर टेकिंग एवरेज ऑन सॉलिड एंगल, ठीक है ना। उसको सॉलिड एंगल भी बोला जाता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे एवरेज प्रेशर निकालेंगे ना, देखो पी एवरेज, चलो पी लिख देते हैं इसको, आप समझ जाओगे ये एवरेज प्रेशर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू पी विच इज फंक्शन ऑफ थीटा और ds और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, सॉरी 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फेयर पे कर रहे हैं ना एवरेज, तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस पुट द वैल्यूज, ओके। तो यहाँ पे p की जगह पे आ गया i बाई c, ओके, और इनटू cos थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा था। और ds जो है ना एक स्मॉल एरिया अगर हेमिस्फेरिकल सरफेस पे लोगे तो r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू गेट, ओके, और डिवाइडेड बाय 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दिए, हेमिस्फेरिकल ध्यान रखोगे, जो रेडिएशन फॉल हो रहा होगा ना चारों तरफ से उसको आप एज्यूम कर सकते हो कि दैट इज कमिंग आफ्टर क्रॉसिंग ए हेमिस्फेरिकल सरफेस, ओके। तो इस तरह से हम लोग P इज इक्वल टू, ठीक है। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना सर प्लीज। वो रेडिएशन जो आ रहा होगा ना, हम कह रहे हैं ना कि वो चारों तरफ से आ रहा है, सभी डायरेक्शन से, इस तरह से, इधर से इधर से इधर से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करके, तो हमें थीटा पे एवरेज लेना है ना, थीटा पे एवरेज लेना था बेसिकली। तो हम कह रहे हैं कि एक प्लेन में जो रेडिएशन आ रहे हैं ना वो रेज एक प्लेन में नहीं है, वो 3D में है। तो प्लेन पे जब नहीं है ना तो आप एंगल डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो कि P इंटू डी थीटा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इन प्लेन, ठीक है। तो इसीलिए एक एरिया पे एवरेज लेना होगा। आपको कहना होगा कि रेडिएशन इज कमिंग आफ्टर क्रॉसिंग, एक इमेजिनरी सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखोगे। अब ये मत बोलोगे कि ये सरफेस तो फ्लैट है तो हम हेमिस्फेयर पे कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करके ये पहुंच रहा है रेडिएशन, ओके। तो ये एवरेजिंग का तरीका है, ठीक है ना। बट सर ये r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ये सर ये वाली टर्म नहीं समझ आई सर। r स्क्वायर साइन थीटा ये कहाँ से आई सर? आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। ये मतलब क्लास में आज मतलब पहली बार आए हो क्या आप? हाँ, हैव यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये कब से आ रहे हैं आप कब से आ रहे हैं क्लास में ये बताइए। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया सर। रिसेंटली ज्वाइन किया, अच्छा। देखो ये जो है ना फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है, लेकिन ठीक है ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एरिया ऑन हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। तो हम लोग एवरेज जो ले रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे लेट अस
take average by assuming that देखो ये एक तरीका है, बुक्स में जानते हो ऐसे नहीं लिखा हुआ हो सकता है, हम आपको एक्सप्लेन इस तरीके से कर रहे हैं। हर बुक्स में जो है ना, आप देखोगे किसी बुक में भी कैलकुलेशन देखोगे ना, तो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से बताया रहता है, ठीक है। हम उस तरीके से बता रहे हैं जो आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी अटेंड कर रहे हैं ना क्लास, वो इस फॉर्मूले से फेमिलियर हैं, क्योंकि वेक्टर के क्लास में ही बताया जा चुका है। फेमिलियर है ना सभी लोग? कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो, सो लेट अस टेक एवरेज बाय अज्यूमिंग दैट, ठीक है ना, बाय अज्यूमिंग दैट रेडिएशन फॉल्स आफ्टर क्रॉसिंग, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग, क्या क्रॉसिंग? हेमीस्फेरिकल, ठीक है। हेमीस्फेरिकल सरफेस लिख लोगे पूरा, ठीक है ना, हेमीस्फेरिकल सरफेस। जानते हो, देखो हम जो कुछ बता रहे हैं ना, ये देखो एवरेज, आप बताइए क्वांटम का पार्ट तो नहीं है ना, मतलब ये जो बताया जा रहा है ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है एवरेज का। इस बार आप देखोगे जेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जानते हो थर्मोडायनेमिक्स में, कि Vx मॉड्यूलस का एवरेज निकालिए, ठीक है ना। ये आप लोग Vx मॉड्यूलस का एवरेज निकालने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आ गया है, ठीक है ना। तो जानते हो अगर उसका भी एवरेज ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, यू विल कैलकुलेट एवरेज इन सिमिलर मैनर। सर यहाँ तो मेरे को समझ में आया कि वो हेमिस्फेयर को क्रॉस करके रेडिएशन आएगा, तो हम एवरेज हेमिस्फेयर का यहाँ पे निकाल रहे हैं थीटा और डी। तो सर जो प्लेन पे गिर रहा है तो वहां पे एक सर्कल की तरफ फॉर्म करेगा। प्लेन पे जस्ट हम प्लेन से गिरने से जरूरी नहीं कि सर्कल की तरफ फॉर्म करेगा। क्यों? जो स्क्वायर पे अगर गिर रहा होगा तो वो भी तो चारों तरफ से आ सकता है ना। दैट आल्सो कैन कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो अब ये इंटीग्रेशन कर देना है, बस आप करके बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। थीटा लिमिट वगैरह पता है ना सभी को। तो देखो जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, देखो क्या होता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर है आप लोगों के पास, वेक्टर का लेक्चर आप लोग देख लोगे, ठीक है। उसमें एरिया एलिमेंट वगैरह सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएस का ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएस। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 से कितना लिखेंगे हेमिस्फेयर पे? π/2 और 5 0 से 2 पाई सर, 0 से 2 पाई, है ना। ये रटने वाली चीज है, एक मतलब एक बार समझना है, बाद में बार बार मतलब थिंक करके नहीं लिखना है, बिल्कुल बिना थिंक के हुए लिख देना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, फाई इंटीग्रेशन करोगे ना तो उससे 2 पाई आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन करोगे 0 से π/2। कितना आंसर आ रहा है? 1/3। हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले डेवलप किए थे ना, जैसे इससे पहले जो स्टार्टिंग में लिखे थे, तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिखे हुए थे ना, देखो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू यू भी लिखे हुए थे, ठीक है ना। ये मतलब इसका मतलब जो है ना, जैसे I/C लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉलीमेटेड रेडिएशन में जो है ना, हम लोग ये इसको कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ से देखो ऐसा लग रहा है I/C इज इक्वल टू यू है, ठीक है ना। मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी और इंटू सी, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज इंटेंसिटी U इंटू सी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखो हम लोग I/C जो यहाँ निकाला ना हमने, ठीक है ना, ये 1/3 का फैक्टर, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी और डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी ये जानते हो मतलब यूज होता है, ठीक है। लेकिन जानते हो थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे भी मतलब हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, वहां पे भी प्रूफ इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। और कोई प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू U/3 इसी तरीके से प्रूफ करते हैं वहां पे भी, ठीक है ना, कि कॉलीमेटेड रेडिएशन का प्रेशर अगर U है तो डिफ्यूज्ड रेडिएशन, तो ये किसके लिए ध्यान रखोगे, दिस इज फॉर डिफ्यूज्ड रेडिएशन, ठीक है। तो ये डिफ्यूज रेडिएशन के लिए है ऐसा। हाँ बताइए सर, ये भी 100% एब्जॉर्प्शन के लिए ही है? हाँ, ये सब 100% एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना।
ठीक है। अगर हमें रिफ्लेक्शन निकालना होगा तो आई की जगह फिर cos थीटा शिफ्ट करेंगे ना। तो मतलब ब्लैक बॉडी के लिए तो ट्रू होगा ना, मतलब जैसे फॉर डिफ्यूज रेडिएशन ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या बताया गया था? ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन किया गया ना कि एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, है ना। तो क्या कहते हैं, तो उसमें तो 100% एब्जॉर्प्शन मानकर ही चल रहे हैं, तो रेडिएशन फॉल करेगा मानकर चल रहे हैं कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक रिलेशन हो गए। एक रिलेशन और हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज सम, ठीक है, देखो लास्ट, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो साथ साथ हम इसको बता देते हैं, ठीक है। देखो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक दो क्वेश्चन है एक्चुअली असाइनमेंट में से ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ना, उसको अब हम ये कह रहे हैं ना कि उसमें पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, तो उसको जानते हो, आप देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बहुत सारा डिस्कशन किया गया है बाय कंसीडरिंग एनालॉजी बिटवीन आइडियल गैस एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करके और थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप किया गया है, क्योंकि हम अब रेडिएशन को कह रहे हैं कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू मेनी फोटॉन्स, ओके। तो फोटॉन्स को हम आइडियल गैस पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई इनक्लोजर है, ठीक है ना, दिस इज सम इनक्लोजर, ओके, और इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो हम मान लेते हैं कि इस तरह से, मान लो ये वॉल्स जो है ना, जैसे आपको बताया गया पहले भी ना कि एक इनक्लोजर के अंदर जो रेडिएशन होता है दैट बिहेव्स लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ये इनक्लोजर है, ठीक है ना, दिस इज एन इनक्लोजर, ठीक है, और इसके अंदर जो रेडिएशन है, ठीक है ना, मान लो इस तरह से यहाँ से रेडिएशन इमिट हुआ इधर, मतलब इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है रेडिएशन, ठीक है ना, ये ठीक है, इस तरह से रेडिएशन चारों तरफ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये तो ये रेडिएशन फील्ड है। सो दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब मान लो हम इस जो चैम्बर है ना, दिस इनक्लोजर, इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इनक्लोजर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, मतलब कोई हीट वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं ना, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देंगे क्योंकि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और डी यू यहाँ पे ये यू कैपिटल यू होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी, और हम लोग देखो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है स्मॉल यू इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो स्मॉल यू इंटू वी और प्लस प्रेशर हमने निकाल लिया है। देखो ये रेडिएशन तो चारों तरफ से किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है ना, तो डिफ्यूज रेडिएशन है, तो पी यू बाई 3 लिख दिया जाएगा और डी वी लिख दिया जाएगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो देखो डी यू और इंटू वी आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे यू और इंटू डी वी आ जाएगा, और प्लस यू बाई 3 और इंटू डी वी, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दिया गया बस प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से v इंटू डी यू इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करोगे ना तो उस साइड फिर राइट साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4/3 और u इंटू डी वी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग हियर, ओके। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है, तो u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी यू बाई यू इज इक्वल टू -4/3 और ये हो जाएगा dv बाई v। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, ओके, इफ यू इंटीग्रेट इट, तो अब देखिए यहाँ से ये ln u हो गया, ये एनर्जी डेंसिटी है, स्मॉल u है, ध्यान रखोगे, और प्लस 4/3 और ये ln v हो जाएगा, ln v, ठीक है। ln v इसको राइट साइड में ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, सम कांस्टेंट यू विल गेट, ऑलराइट। तो अब देखिए इससे अगर हम ln कॉमन लेंगे तो ये ln कितना लिख सकते हो आप इसे, ln u और इंटू v, और पावर कितना आएगा 4/3 है ना इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो अगर ln रिमूव करेंगे ना तो कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, तो u v टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो u देखो ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डिफाइन किए थे ना, क्या बोलते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है u बाई 3, तो एनर्जी डेंसिटी ये स्मॉल u लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u है ये, तो हम u की जगह पे 3p लिख सकते हैं, तो 3 से डिवाइड होगा ना, तो यहाँ से बेसिकली ऐसे लिख सकते हो आप p, ठीक है ना। देखो ये p आ गया,
P और इंटू V टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग जानते हो ना एडियाबेटिक प्रोसेस में P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसको अगर इससे कंपेयर sir. करते हो ना तो इसका मतलब गामा इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 आएगा। ये जानते हो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। ठीक है ना? सर यहाँ पर तो अगर हम एंटी लॉग लेते हैं लॉग को हटाने के लिए तो e की पावर कांस्टेंट इतने 0 होगा तो 1 होगा ना, क्या होगा? राइट हैंड साइड से कांस्टेंट e की जो पावर 0 मींस कांस्टेंट है। देखो जो भी बोल रहे हो ना, ठीक है, थोड़ा सा सोच लोगे ना तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखो E का पावर 0 कहाँ से आ गया? E का पावर क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट। तो कांस्ट यहाँ पे ये कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ है ना, तो एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? E का पावर ऐसे हो जाएगा ना, तो E का पावर कांस्टेंट लेंगे तो क्या होगा? वो भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना। ओके सर, समझ गया ना, वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कर दोगे। देखो कंपेयर विथ हम PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इससे कंपेयर करेंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि गामा आइडियाबेटिक प्रोसेस में सभी जानते हैं ना, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा क्या होता है वहां पे? एडियाबेटिक इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गामा। एडियाबेटिक इंडेक्स। TP/CV है ना? ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सभी कुछ हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सभी इसमें से तो जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना, इसको एक समझने वाली चीज है, ये बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। ध्यान रखोगे कि एग्जाम, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक रिलेशन देखो और हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए ये हमारा रिलेशन डेवलप हुआ ना यहाँ से, ये U V टू द पावर 4/3 है ना इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो U और V टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। और हम लोग लास्ट क्लास में आप देखो तो हम लोग ये प्रूव किए थे कि U जो होता है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। डू यू रिमेम्बर? इसी के बाद फिर बोल दिया गया था ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यहीं से बता दिया गया था। ये हम लोग एक्चुअल में प्रूव करके दिखाए थे कि इतना होगा। ठीक है ना, तो इसको जानते हो, यानी U के जगह पे हम सम, जैसे मान लो U इज इक्वल टू सम मान लो कांस्टेंट लिख देते हैं। सम मान लो कांस्टेंट को हमने सम बीटा लिख दिए, और बीटा ना लिखो, ठीक है ना, सम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, सम C भी स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, मान लो A लिख दिए। ठीक है ना, A और T का पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो A और T का पावर 4 लिखोगे, या फिर V और यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम दोनों साइड पावर 1/4, A तो कांस्टेंट है ना, तो देखो इसको यहाँ पे ले जाओगे ना तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट विल बी ए कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, दोनों साइड पावर 1/4 लोगे। 1/4 लोगे ना तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट का कोई भी पावर लेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा इधर से। ठीक है, और फिर दोनों साइड क्यूब कर दो तो यहाँ से एक आ जाएगा T³ और इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे अगर आइडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात होती है ना, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर, देखो वॉल्यूम यहाँ से आप देख रहे हो टेम्परेचर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है। सो इफ इनक्लोजर एक्सपैंड्स तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम नीचे आ जाएगा ना, और जो एक्सपेंशन के साथ टेम्परेचर जो डिक्रीज कर रहा होगा वो इस लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है ना, सो दिस इज फॉर adiabatic expansion. Sir, if we compare with Cp by Cv equal to gamma equal to F plus 2 by F, we get degree of freedom as 6. क्या आ रहा है यहाँ से? Sir, if we compare this gamma with F degree of freedom plus 2 by F, we get degree of freedom as 1 plus 2 by F है ना, गामा इज इक्वल टू होता है। ठीक है, तो गामा कितना आ रहा है 4/3। Yes sir, if we get F is equal to 6, what do we infer from the? हाँ तो ठीक है ना, देखो यहाँ से जो है ना बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से F इज इक्वल टू उधर 1/3 हो जाएगा 2/F बराबर, और तो F बराबर 6 हो जाएगा। 6 आ रहा है ना 1/3। What we can conclude from this? देखो हमें लगता है ना इसका कंक्लूजन ये होगा बेसिकली कि क्या बोलते हैं, जो फोटोन होता है ना, फोटोन, ओके, उसका कहा जाता है कि पोलराइजेशन 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ओके,
आप लोग जानते होंगे जैसे एक कहते हैं राइट हैंडेड पोलराइजेशन, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और एक होता है लेफ्ट सर्कुलरली। तो आप बोलोगे इलिप्टिकली भी तो होता है और क्या बोलते हैं ये भी तो होता है, प्लेन पोलराइज्ड भी तो होता है। तो एक्चुअल में जानते हो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट पोलराइजेशन की बात करते हैं ना तो दो ही पोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। वन इज लेफ्ट सर्कुलरली एंड द अदर इज राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। ओके, देखो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना उसको भी एलसीपी, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अदर पोलराइजेशन है ना उसको इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन नहीं मानते हैं, उसको आप राइट और लेफ्ट पोलराइजेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो लाइट का कहते हैं ना कि दो ही इंडिपेंडेंट पोलराइजेशन है, तो दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आई थिंक ये जो है ना मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन 3 डायमेंशन। तो अगर लाइट देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना तो इट हैज टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, आइदर राइट सर्कुलरली और लेफ्ट सर्कुलरली। जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशन, तो हर डायरेक्शन में 2 पोलराइजेशन होगा, तो इसीलिए 3 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 6। ओके, तो दैट कैन बी वन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये सभी कुछ जो है ना बेसिक रिलेशन रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो कुछ चीजें आपको साथ साथ बता दी गई, ठीक है ना। तो सर इसमें एक डाउट सर हमेशा आता है सर, अभी आपने बता दिया, ये जो आपने बताया ना कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पे यहाँ पे जैसे जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, हाँ मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पे। सर यहाँ एक एडियाबेटिक के केस में डाउट आता है हमेशा कि हम हीट तो दे ही नहीं रहे हैं, तो वो सोर्स ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज क्या, मतलब फिर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा इसमें? देखो क्या होता है कि इसको जो है ना कई तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे बेसिकली टेम्परेचर को अगर आप एनालाइज ही करोगे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जानते हो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स को। अगर मान लो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना सभी स्टॉप हो जाए, मान लो किसी सिस्टम में पार्टिकल्स हैं वो अगर स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि फिर आप उस केस में कह सकते हैं कि टेम्परेचर विल बी जीरो। जैसे एब्सोल्यूट जीरो जो बोलते हैं ना उसमें कहा जाता है कि बेसिकली नो पार्टिकल विल बी मूविंग, एक्चुअली सभी का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या होगा कि ये जो है ना जैसे पार्टिकल्स स्प्रेड हो रहे हैं ना, व्हेन पार्टिकल्स आर स्प्रेडिंग, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से भी आप बता सकते हो इसे, ठीक है ना। जैसे फोटोन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो हम इस बेसिस पे ऐसे बता सकते हैं कि देखो जब जैसे 2 पार्टिकल हैं अगर बहुत नजदीक नजदीक है ना, तो मतलब पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मूव करने की फ्रीडम नहीं होती है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि पोजीशन जो है ना उसमें अनसर्टेनिटी थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लो ऐसे थिंक करो कि जैसे एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, तो ये अब इस बीच में कहीं पे भी पार्टिकल हो सकता है, तो आप बोल सकते हो पार्टिकल में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब आप बॉक्स को बड़ा कर दोगे तो अब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे इसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बिगर है, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जब बिगर हो जाता है ना, तो आप जानते होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में बताया जाता है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम हो जाता है ना, तो दैट एक्चुअली मीन्स कि मोमेंटम कम हो रहा है। मोमेंटम कम हो रहा है तो एक्चुअली मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, दैट एक्चुअली लीड्स टू रिडक्शन इन टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से जानते हो मतलब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सर फोटोन एक क्वांटम पार्टिकल है और जो हमने लॉ अभी यूज किया है क्लासिकल फिजिक्स में आता है, तो सर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कैसे कर पाते हैं? देखो जानते हो बहुत सारे रिजल्ट जो है ना, मतलब जैसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट जो है ना, जैसे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फोटोन एक्चुअली बहुत सारे हैं ना, यहाँ पे लाइट के केस में क्या है लार्ज नंबर ऑफ फोटोन है, ठीक है ना। तो लार्ज एक सिंगल नहीं है, एक सिंगल को अगर हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो जो रिजल्ट आता है ना तो मतलब लार्ज नंबर है ना, तो मतलब एक तरह से एवरेज है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो ना तो वो क्लासिकल रिजल्ट से मैच करता है, ठीक है ना। quantum average of quantum mechanical result actually some matches with the classical results. okay, तो सिंगल पार्टिकल जैसे लेवल पे क्या बोलते हैं मतलब क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर नोटिस होता है। लेकिन जैसे आप सिंपल ऐसे देखो, ये पेन है, ठीक है ना, इस पेन में क्या है बहुत सारे atoms हैं, okay, there are lots of atoms and electrons and protons. Now if I ask you electron and proton का interaction जब आप consider करोगे, what will you apply, Newton's equation या Schrodinger equation? Obviously आप बोलोगे electron is a quantum mechanical particle, we will apply Schrodinger equation. लेकिन इस पेन के अंदर कितने electrons protons हैं?
टू मेनी, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम जब जॉइंटली स्टडी कर रहे हैं, इस पेन को ऊपर थ्रो करेंगे, ऊपर से कितनी देर में नीचे आएगा, तो हम इसको क्लासिकल फिजिक्स से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो अब आप बोलोगे सर इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन विच आर क्वांटम पार्टिकल्स, देन हाउ यू आर अप्लाइंग क्लासिकल मैकेनिक्स टू स्टडी डायनामिक्स ऑफ दिस पेन। ओके, तो बेसिकली यही होता है कि बहुत सारे पार्टिकल जब आ जाते हैं ना, तो वहां पे फिर क्लासिकल बिहेवियर मैनिफेस्ट होने लगता है, ठीक है ना। सर ऐसा कोई लॉ है, सर ऐसा कोई लॉ है जहां से हम समझ सकते हैं कि यहाँ से क्लासिकल वो नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन एक कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, ठीक है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एटसेट्रा। ओके, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। ठीक है, तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो पता चलता है कि क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट एक्चुअली लीड्स टू क्लासिकल रिजल्ट्स। ओके, तो अच्छा जानते हो, देखो मतलब कभी कभी जानते हो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है कि आप क्या समझते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। ओके, डू यू थिंक सो? तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होगा ना, okay, if classical mechanics is not there, you cannot apply quantum mechanics. Okay, so quantum mechanics, sorry, you cannot develop quantum mechanics actually. So quantum mechanics was actually developed, you know, using classical mechanics. Okay, another thing, you know, that once quantum mechanics has been developed, okay, now to test the correctness of quantum mechanics, again we go back to classical mechanics. Okay, so we can basically say classical and quantum are, you know, actually complementary to each other. Okay, कि classical से देखो आप quantum develop कर रहे हो, and then again from quantum you are coming back to classical to test the correctness of quantum mechanics. Okay, ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे, ठीक है ना। तो ये सब जानते हो, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट दिस रिजल्ट्स, बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस ये सभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फील्ड इन ए enclosure. Now by some mechanism enclosure is expanded adiabatically to suppose 10 times its volume, then by what factor temperature will reduce. तो बस यहाँ पे T1 V1 T1 क्यूब V1 is equal to T2 क्यूब V2 लगा दोगे। ओके, ये कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो T1 we can write it as T1 cube into V1 is equal to T2 cube और into V2, ठीक है ना। इस तरह से लगा देंगे। तो अगर T1 V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, then we can get the value of T2. ओके, उसी तरह से यहाँ पे जो निकला हमारा PV to the power 4/3 है ना, यहाँ से तो ये हम लोग लिख सकते हैं, देखो P1 और V1 to the power 4/3 is equal to P2 और V2 to the power 4/3, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स मिल गए हमें, जिसका हम लोग फर्दर बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए एग्जाम में, देखो अभी हम असाइनमेंट आप लोग को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सर जेस्ट में आया होगा वो TQ V इक्वल टू कांस्टेंट इस बार नहीं, बट बना रहे थे कुछ देर पहले, तो उस पे इस बार जानते हो जेस्ट में अच्छा क्वेश्चन आया है, मतलब हम सॉल्व कर रहे थे, ऑलमोस्ट आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो हमें मतलब क्वेश्चन इस बार के अच्छे लगे। इस बार पर्टिकुलरली जेस्ट में जानते हो क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए ना जो मतलब वो लॉजिक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो आप फिजिक्स बहुत ज्यादा उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, लॉजिक के क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एक स्क्वायर है और उसके वो हेक्सागन है और उस हेक्सागन को फोल्ड किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कितने एंगल पे वो, यस सर, है ना। तो वो क्वेश्चन जानते हो आप लोग को रोटेशन मैट्रिक्स याद है, पढ़ाए थे हम रोटेशन मैट्रिक्स, यस सर। तो रोटेशन मैट्रिक्स से वो सॉल्व होगा, ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखोगे। ऑलराइट, तो देखो अब असाइनमेंट पहले एक बार शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है ना असाइनमेंट का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। सर एक बार प्रेशर ड्यू टू डिफ्यूज रेडिएशन वाली स्लाइड दिखाना, तो मेरा बीच में उस वक्त नेटवर्क इशू हो गया था। कहाँ था, इधर ही था ना, हाँ ये एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको जरूर नोटिस करके रखोगे, ठीक है ना। क्योंकि हम देखो क्लियरली बता रहे हैं कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे ना, अगर वहां पे आप देखते हो एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी, वहां पे तीन तरह का वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल, और एक होता है RMS, और एक होता है एवरेज, जिसका वैल्यू 8 √8 kT/πm। तो वो भी जानते हो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है,
ठीक है, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। और पर्टिकुलरली अगर आप ये नहीं जानते हैं ना, तो इस बार जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया ना Vx का एवरेज निकालने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट नो दिस। तो इसको यूज करके आप वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर का आप एवरेज ले रहे हो, वहां पे स्पीड का एवरेज लेंगे, बट लॉजिक विल बी द सेम। ओके, सिमिलर लॉजिक से आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर करना स्लाइड। जानते हो मैथमेटिक्स की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो आप जानते हो फिजिक्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए जानते हो मैथमेटिक्स जो अप्लाई किया जाता है ना, उसको ध्यान से देखा करो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप सीखेंगे ना, उसको दूसरी जगह अगर जब आप अप्लाई कर पाते हैं तो आप समझ लो कि सीख रहे हो सब्जेक्ट को। ओके, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हो, मेरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह थोड़ा तो पढ़े हैं आप लोग। एक बार ट्राई करके देखोगे, इस बार जो जेस्ट में क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसी तरह से एवरेज उसका भी निकलेगा। ओके, ऑलराइट, तो देखो ये शेयर कर रहे हैं हम असाइनमेंट। इसमें देखो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है ना, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 शायद से ये इफ ब्लैक बॉडी इनक्लोजर एक्सपैंड्स, हाँ ठीक है, देखो ये if black body radiation enclosure expands so that its volume becomes 64 times the temperature of the enclosure becomes, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में बस लगा दोगे अभी जो हम बता रहे थे, है ना, तो वॉल्यूम बाद में 64 1/4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो टी क्यूब लाएंगे ना, तो ये क्योंकि टी क्यूब इंटू वी कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो वी 64 हो रहा है ना, तो टी को अगर 1/4 का क्यूब करेंगे तो 1/4 का क्यूब 64 होगा, 64 कैंसिल, तो कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि टी क्यूब और इंटू वी को हमें कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम 64 हो रहा है, तो टेम्परेचर को 1/4 करेंगे तो 1/64 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर उस केस में टी क्यूब इंटू वी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट है ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडियाबैटिक तो कोई लिखा ही नहीं है, तो मान के चल लेंगे कि एडियाबैटिक ही है, ठीक है ना, नहीं लिखा है तो ठीक है। अब इसमें देखो ये लिखा है ना, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अभी हम बताया था ना टी क्यूब इंटू वी, तो थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ टी क्यूब इंटू वी बताया था ना कि कांस्टेंट होता है, तो देखो टी क्यूब इंटू, तो इसका ए आंसर टी क्यूब इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, पावर 1/3 ले लोगे तो हाँ ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लेंगे, इसमें सभी क्वेश्चंस जो होंगे ना वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ओके सर इसमें क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लीजिएगा। 17 देखें ये, अच्छा जानते हो कुछ क्वेश्चन में इसमें जानते हो मिस्टेक है, हम कल जो है ना आप लोगों को करेक्ट, इसका मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ये जो है ना हम करेक्टेड, क्योंकि देखो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी देखो एक मिस्टेक है, जैसे आप देखिए बहुत हाँ, मिस्टेक है इसमें, नहीं इसमें करेक्शन हो गया है, ठीक है ना। अभी एक बार हम आप लोग को करेक्टेड अपलोड करा देंगे, कल हम किसी दूसरे बैच से अपलोड कर दिए थे ना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे 2000 और 4000 लिखा हुआ है ना, अब आप देखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2000 और 1000 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया ना, ठीक है। तो मतलब इस तरह का मिस्टेक है इसमें, चलो एक बार देख लेते हैं 17, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इसमें करेक्शन कराया गया था। देखो क्या लिखा है, द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज फाउंड टू हैव इट्स मैक्सिमम एट वेवलेंथ 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मोर ओवर द टोटल एनर्जी रेडिएटेड जे इज मेजर्ड टू बी 30 वॉट्स, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ डबल्ड, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो देखो हाँ, तो ये तो देखने समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो लेमडा एम और इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, तो उस फैक्टर लेमडा और टी का प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, तो टी को डबल करेंगे तो लेमडा को कितना करेंगे, हाफ, ये तो हो जाएगा सर, हाँ, ये तो 0.1 सेंटीमीटर हाँ, आएगा। तो डायरेक्ट आ गया। और टेम्परेचर को डबल करोगे तो आप देखो एनर्जी इमिटेड, टोटल एनर्जी इमिटेड जो होता है वो टेम्परेचर के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, 4 पावर पे, है ना। तो डबल करोगे ना तो 2 to the power 4 कितना आ गया, मतलब 16 टाइम्स, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे सर नहीं आ रहा है ना, ये 20 का आंसर आ रहा है, नहीं सी आंसर आएगा, सी आंसर, वही हम बोल रहे हैं, आंसर की में थोड़ा कुछ है ना, इसका सी आंसर आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन 14 भी देखना है एक बार, और इसका 16 भी बता दीजिए। 16 सर इसका 7 वाला भी एक बार देख लीजिएगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जो है ना
चलो एक बार देख लेते हैं 16 क्या है। देखो सन डिलीवर्स दिस मच, ये आप देखो क्या लिखा हुआ है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताइए ये क्या है, इज इट पावर और इंटेंसिटी? इंटेंसिटी है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ। अच्छा ये ठीक है, assume 7% of conversion efficiency of solar panel of dimension this. If the radiation is incident normally, solar power converted for use, कितना पावर यूज के लिए होगा, ठीक है ना। तो देखो ये 1000 है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितने एरिया पे फॉल कर रहा है? 160। चलो नंबर हमें, आप लोग नंबर हमें बताओगे, ठीक है। हम चलो देखो सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। देखिए इसमें इंटेंसिटी दिया हुआ है 1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, पावर अपॉन एरिया। हाँ ठीक है ना, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेसिकली पावर अपॉन एरिया है, ठीक है। ये 1000, ठीक है, इतना दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये पावर हमें निकालना है ना, तो हम यहाँ से 1000 और इंटू एरिया कर देते हैं, ठीक है ना। अब एरिया कितना दिया हुआ है बताइए? 8 mm into 120 m। हाँ, sorry 20 m। 8 into 20 है। Yes sir। ठीक है, सेंटीमीटर में तो हाँ अभी इसको ऐसे लिख देते हैं ना, ये मीटर स्क्वायर में था, ठीक है। देखो मीटर इंटू मीटर है ना, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 10^2 तो देखो ये सेंटीमीटर यहाँ पे है और एरिया में भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वॉट। तो अब ये वॉट बन गया, समझ में आया ना, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ से आ गया 16 और इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से 5 और इधर 3, 8 हो गया, इतना वॉट। तो इतना वॉट पावर जो है ना उस पैनल पे फॉल हो रहा है। तो अब देखो इसमें पावर कन्वर्टेड, ठीक है ना, कन्वर्टेड कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है? 7%। तो जो भी पावर फॉल किया ना उस सरफेस पे, समझ रहे हो ना, ये यूनिट एरिया पे इतना फॉल कर रहा है, तो गिवन एरिया पे कितना फॉल करेगा, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है पावर, ठीक है। ये पावर है, ध्यान रखोगे, पावर कन्वर्टेड, पी प्रेशर मत समझोगे, ये पावर है, ठीक है ना। ठीक है, तो कन्वर्टेड हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका 7% निकाल देंगे, तो 16 इंटू 10 टू पावर 8 और इंटू 7/100 हो जाएगा, बस यही आंसर है इसका। कितना होता है ये? 112 होगा ना? यस सर। ठीक है, 112 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इतना वॉट हो गया, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 14 भी बताना। क्वेश्चन 14 और 14 में क्या लिखा हुआ है? कंसीडर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंटेन्ड इन 2 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो 2 डायमेंशन का हम कुछ बताए थे ना लास्ट क्लास में आप लोग को। सर वो पावर एक कम पावर रिड्यूस सर ए हो जाएगा इसका, पावर बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें बता रहे थे कि द डिपेंडेंस, हाँ तो ये वाला आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। यस सर ए ऑप्शन। एक पावर कम हो रहा था उसमें, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्लास में बताए थे कि 3 डायमेंशन में एनर्जी जो होता है ना T⁴ होता है, तो 2 डायमेंशन में लॉजिक बता दिए थे आप लोग को, ठीक है। लेकिन जानते हो लॉजिक जो बताया गया था ना वो बहुत परफेक्ट नहीं बताया गया, आप ध्यान रखोगे, क्योंकि हम बताए थे ना कि रेले जीन के फॉर्मूले में जो काउंटिंग का फैक्टर है ना वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हुए हैं, वो डायरेक्ट बता दिए थे कि 3 डायमेंशन में वहाँ पे न्यू स्क्वायर आ रहा था, तो 2 डायमेंशन में न्यू का पावर 1 पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से बताया गया था। अब कैसे होगा वो आप जब डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ोगे ना क्वांटम मैकेनिक्स में, देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान रखोगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स या सॉलिड स्टेट, क्वांटम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का आता है ना वो क्वांटम से ही आता है। 3D बॉक्स जब पढ़ाएंगे ना तो उसी टाइम बता देंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट, ओके। हाँ तो ये तो सर 11 बताइए ना। 11 कहाँ है? ये क्या लिखा हुआ है? ग्राफ, द ग्राफ इन द फिगर बिलो शोज इंटेंसिटी as a function of frequency of perfect black body at fixed temperature। ये इंटेंसिटी बोलो, बेसिकली ये सारे क्वांटिटी जो होते हैं ना, इंटेंसिटी ये सब जो है ना किससे रिलेटेड होता है? वो एनर्जी से रिलेटेड होता है ना, समझ रहे हो ना। तो वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो ग्राफ है ना, समझ लो वही ग्राफ है ये, ठीक है ना, इट इज द सेम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें लिखा है द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ एट टेम्परेचर 2T। तो कल बताए थे ना आप लोग को कि याद है जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल डेंसिटी T के कैसे प्रोपोर्शनल था?
याद है? क्यूब ठीक है, क्यूब था, तो टेम्परेचर को डबल करोगे तो जो पीक जो है वो कितना टाइम्स ऊपर पहुंच जाएगा? 8 टाइम्स। और आप जानते हो कि देखो लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, लेमडा टी कांस्टेंट होता है, तो लेमडा की जगह पे लिखोगे ना c बाई न्यू, तो वहां ऐसे आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे, चलो हम लिख के दिखा देते हैं इसे, ठीक है। ये सब कुछ देखो लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया है, ध्यान रखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है। यस सर। हाँ देखो हम लोग लास्ट क्लास में वीडियो पॉज हुआ है क्या? पॉज हो रहा है क्या किसी का? पॉज हो गया। सोच रहे हैं ठीक हो रहा था। किसी का चला वीडियो? नहीं, पॉज है, भी नहीं आ रही, स्क्रीन नॉट विजिबल। आई थिंक वो रीजॉइन कर रहे हैं। एक मिनट आ रही आवाज? यस सर, अब भी नहीं बना। हाँ ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये तो हम लोग स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, चलो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। यहाँ से देखिए लेमडा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं c बाई न्यू, लेमडा क्योंकि हम लोग जानते हैं c इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा की जगह c बाई न्यू लिख दे रहे हैं, तो m लिखा हुआ है इसमें, तो बस इसमें m लिख दिया गया, तो न्यू m निकाल लिए। तो अब हम यहाँ पे देखो यू स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 8 पाई h न्यू क्यूब है ना, तो इसके जगह न्यू m क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना, और e टू द पावर h न्यू m, ठीक है ना, और बाई KT और -1 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप देखो न्यू m का वैल्यू लिखोगे ना, तो यहाँ पे देखो t क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे न्यू m पुट करोगे तो t और t कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि u न्यू मैक्स जब निकालोगे ना, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू t क्यूब, तो ये t क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ से देखिए आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो ये ऊपर 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स पीक जो है ना हायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको यहाँ से देखो, अगर टी को डबल करोगे ना, तो जो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम अकर कर रहा है वो 2 टाइम्स आगे बढ़ जाएगा, ओके। न्यू एम जो है 2 टाइम्स आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप देखिए यहाँ से कौन सा आना चाहिए। तो इसमें लिखा है ना, द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ एट टेम्परेचर 2T कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ, न्यू बाय बी सर, मल्टीप्लाई न्यू बाय फैक्टर ऑफ 2, है ना, एंड आई बाय फैक्टर ऑफ 8, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक क्वेश्चन देखो, हम ये लास्ट डिस्कस करते रहे, ये जस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन। सर इसका आंसर डी आना चाहिए सर, अभी जो किसका आंसर? किसका आंसर? आपने ये सर 11 वाले का। क्यों, हम लोग क्या गलती की है उसमें? नहीं सर, वो असाइनमेंट में दिया हुआ है ना डी, वो ये कह रहे हैं। तो सर टी की पावर 4 होता है, अगर डायरेक्ट हम लोग उससे देखें तो सर उससे। अरे एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो कि इसमें क्या है, इसमें जो है ना क्या लिखा हुआ है कि ये जो है ना, वो ये जो है ना, एक मिनट आप लोग देखो, कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, हम समझा देते हैं। देखो क्या है, आप ये ध्यान दोगे कि एक मिनट इसको हटा के बताते हैं, देखो अभी क्लियर हो जाएगा ना। तो अभी जब हम बता रहे हैं ना, तो ये देखो ग्राफ जो बनता है ना, ये ध्यान रखो, ये जो ग्राफ बनता है यू न्यू और न्यू का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये ऐसे करके जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये यू न्यू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है, इसको स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं। ये जो है ना फॉर्मूला इसका ये वाला है, ये फॉर्मूला। तो ये जो क्वांटिटी होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब जानते हो क्या है कि इसको हम लास्ट क्लास में बताया ना, इससे जब यू ऑब्टेन करते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो ये हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस यू न्यू से कैसे निकलता है एनर्जी डेंसिटी, लास्ट क्लास में बताए थे ना, टाइम्स डी न्यू, यू न्यू इंटू डी न्यू, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से इंफिनिटी तक,
तो देखो होता क्या है कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो ना, जब किस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप बताइए, इंटीग्रेशन किस पे है आपका, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी पुट कर रहे हैं, तो आप बताइए वहां पे फ्रीक्वेंसी बचेगा अब? नो। ये वाला जो u निकलता है ना, ध्यान रखो, ये जो है ना क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं होता है, ये डिपेंड करता है t का पावर 4 पे, ये ध्यान रखो, दिस डिपेंड्स ऑन t पावर 4। इज दैट ओके? तो ये यहाँ ये लास्ट क्लास में हम प्रूफ भी कराए थे ना प्रूफ। तो ये t पावर 4 पे डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता है t पावर 4 पे। इज दैट ओके? और ये इसका जानते हो, इसका फ्रीक्वेंसी वर्सेस कोई ग्राफ नहीं होता है, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी तो बचा ही नहीं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्राफ के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये वाले एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना, वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। इज दैट ओके? हाँ, तो इसीलिए जानते हो, क्योंकि ग्राफ होता ही नहीं है उसका कुछ, इसका कोई ग्राफ फ्रीक्वेंसी के वर्सेस होता ही नहीं है, तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए इसका आंसर जो है ना वो वाला 8 टाइम्स का आंसर आएगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया ना आप? तो देखो एक क्वेश्चन ये हम डिस्कस कर दे रहे हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ है, अगर सॉल्व तो बता सकते हो। सर 7 में एक बार हैंड दे दीजिए। 7th क्या है? जेस्ट का क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 600 K emits radiation whose intensity spectrum peaks at सर क्वेश्चन गलत है सर, 6000 होगा वो। अच्छा ये 6000 है। हाँ सर तो आ जाएगा। अच्छा सर एक बार सर थोड़ा हिंट नहीं कोई बात नहीं, देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो टेम्परेचर जो है ना, देखो ब्लैक टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, emits radiation whose intensity spectrum peaks at, मतलब lambda m, देखो मैक्सिमम कितने वेवलेंथ पे अकर कर रहा है, वेवलेंथ इज अकरिंग एट 600 नैनोमीटर, मतलब lambda m का वैल्यू कितना है 600। अब बोला जा रहा है इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 300, तो टेम्परेचर को आप हाफ कर रहे हो ना सर, आ रहा है इसका आंसर 12 आ रहा है। तो ठीक तो है, तो फिर यहाँ पे आप देखिए सर नहीं तो सिंपली ऐसे कह देंगे ना, टेम्परेचर को हाफ करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि लेमडा, ये होता है ना कि लेमडा टी इंटू लेमडा एम, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बी है ना, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब भी पीक इंटेंसिटी की बात होती है ना, वेवलेंथ वगैरह दिया हुआ रहता है, यही फॉर्मूला लगता है। तो हम एक को डबल करेंगे, अगर टेम्परेचर को हाफ करेंगे ना, तो ये कांस्टेंट रखने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा ना। इसमें ऐसे भी लिखा जाता है ना, देखो T1 लेमडा M1 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो T2 लेमडा M2, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है तो ऐसे लिखा जा सकता है। दिख रहा है आप लोगों को ये, हम क्योंकि स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो देखो ये T1 लेमडा M1 T2 लेमडा M2, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे टेम्परेचर इसमें 600 है और ये हमारा दिया हुआ है कितना, ये वेवलेंथ भी 600 दिया हुआ है ना, नैनोमीटर, और ये टेम्परेचर बाद में 300 हो गया, और ये लेमडा M2 हमें निकालना है, तो यहाँ से लेमडा M2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1200 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे अगर हम लोग 1200 नैनोमीटर, तो 1.2 माइक्रोमीटर होगा, 1.2 माइक्रोमीटर आएगा, ठीक है ना। अच्छा वही आप लोग कह रहे हो कि अगर ये 6000 और ये 3000 होता तो 12 आ जाता आंसर में, है ना, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो हो सकता है कि वो 6000 दिया हो, ठीक है ना, इसीलिए 12 नहीं आ रहा है। चलो ऐसे सॉल्व इसी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है सर। 19 क्वेश्चन जानते हो, सारे अटेम्प्ट कर लोगे इसमें से, ठीक है। अच्छा केमिकल पोटेंशियल जो है ना, ये अभी हम बताए नहीं है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा काफी मतलब ज्यादा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो हालांकि क्या लिखा है इसमें, तो केमिकल पोटेंशियल वगैरह जो है ना बहुत ज्यादा आ गया ना, देख रहे हो एंट्रोपी आ गया, केमिकल पोटेंशियल, सो दैट इज यू नो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अब सब कुछ बताना होगा। तो ये जानते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेटेड है, तो वो उस टाइम डिस्कस किया जाएगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। देखो इसमें हालांकि लिखा क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन कैविटी photons are created and annihilated freely as a result of emission absorption of the wall. This is because okay, the chemical potential of the photons is 0. Photons obey फोटोन तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं करता है, फोटॉन्स आर स्पिन वन पार्टिकल, यही एक केमिकल पोटेंशियल जो है ना इसका 0 होता है, एंट्रोपी ऑफ फोटॉन्स इज वेरी लार्ज, यही होगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो ये लेकिन किस
सेंस में होता है ये बाद में आप पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। पार्टिकल्स जानते हो, अगर पार्टिकल्स कंजर्व्ड नहीं होते हैं ना, तो मतलब पार्टिकल्स कंजर्व्ड होते हैं नहीं होते हैं, वो वहां पे केमिकल पोटेंशियल का क्या रोल होता है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फिर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको छोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो और हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। ये आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, फिगर गलत है, क्वेश्चन जो है ना ये सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही है 200 400 है। ये रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, उसी का क्वेश्चन है ये। देखो लिखा है ना, 2 कंपार्टमेंट इन सिलेंडर विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन and total length 102 centimeter are separated by sliding partition which can move without but does not allow heat to pass across it. No molecules are present in either of the compartment. The radiation inside each compartment is in thermal equilibrium with the walls at the two ends. ठीक है, cylinder is maintained at this and this temperature. Sides are perfectly insulated. Find the location of partition measured from the left end of the container. Okay, ये देखो कंटेनर दिया हुआ है, एक का टेम्परेचर 2000 है, ठीक है, एक का 4000 है, इस तरह से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि लेफ्ट में कौन सा टेम्परेचर लेना है, राइट में। चलो ये 2 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये पार्टीशन जो है ना, देखो एक पार्टीशन है वो बेसिकली स्लाइड कर सकता है, तो बताना है कि इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा ये पार्टीशन। ओके, हम देखो क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना इस तरह से है कि ये एक कंपार्टमेंट है जो वॉल इसके इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब कोई भी हीट इससे क्रॉस नहीं कर रहा है, इंसुलेटेड है, ठीक है ना। ये एक ब्लैक बॉडी है और ये भी एक ब्लैक बॉडी है, ये जो है ना जो शेडेड किया हुआ है, दिस इज ब्लैक बॉडी। दिस इज एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, दिस इज एट टेम्परेचर 4000 केल्विन, ये 4000 केल्विन पे है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक स्लाइडिंग पार्टीशन है, मतलब इट कैन स्लाइड, ठीक है ना। तो ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो देखो इस साइड जानते हो टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो होगी ना वो ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जो इससे इमिट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक है। तो इधर टेम्परेचर ज्यादा होने से इस साइड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा ना तो इसीलिए इधर से ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो इसलिए ये इधर स्लाइड होगा। जब ये स्लाइड होगा तो मतलब ये थोड़ा एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो कोई भी गैस एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो उसका प्रेशर फिर कम हो जाता है, तो थोड़ा इसका प्रेशर फिर कम होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे सोचो कि जब स्टार्टिंग में मान लो ये मिडिल में था, ठीक है ना, इट वाज एट द मिडिल सपोज, तो इस साइड का प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इधर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो ये स्लाइड करके इधर आ जाएगा। तो जब स्लाइड करेगा देयर विल बी एक्सपेंशन एंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, देखो ऐसे P⁴/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख रहे थे ना, ठीक है। अगर एक्सपेंशन होता है तो देखो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा ना तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे एक्सपैंड होगा ना तो प्रेशर इसका कम हो जाएगा, तो इस साइड के प्रेशर के फिर इक्वल होगा, तो इक्विलिब्रियम में दोनों साइड का प्रेशर अगर इक्वल हो गया इट कैन रिमेन स्टेशनरी। तो ये अगर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, देखो अगर ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इसका मतलब ये होगा कि इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर दोनों इक्वल होगा, P1 P2 दोनों साइड से प्रेशर इक्वल है, ठीक है ना। सो दैट्स द केस। तो दोनों साइड का प्रेशर इक्वल है ना, तो हम लोग देखो ऐसे लिख देंगे P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो P1 को ऐसे लिख दो, मान लो इसमें डिफ्यूज रेडिएशन, कॉलीमेटेड रेडिएशन जो भी लिखना है लिखो, ठीक है ना। तो P कॉलीमेटेड मान लो अगर इधर स्ट्रेट आ रहा है तो हम P की जगह U लिख देंगे, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। और अगर डिफ्यूज्ड है तो P की जगह U/3 लिखेंगे, इधर भी U/3, तो 3 तो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, तो ऐसे लिख दोगे U1/U2, ये एनर्जी डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। तो इसको फिर आप बेसिकली एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ से जो देखो एनर्जी इमिट हुआ वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, तो सम कांस्टेंट मान लो लिख दिया यहाँ पे अल्फा और T⁴ और बाई वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे ना, तो ये लेंथ इसका ये L1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1, ठीक है, और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इस साइड T1 और ये T2⁴
समझ में आ रहा है सभी को? देखो एनर्जी जो होगा ना वो यहाँ से जो एनर्जी मिट हुआ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तो होगा ही, तो हम एनर्जी डेंसिटी लिखे हुए ना, तो एनर्जी को प्रोपोर्शनल टेम्परेचर लिख दिए, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ये लिख दिया हमने, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों साइड का डिफरेंट है ना, तो ये L2 यहाँ पे ये साइड जो है ना ये L2 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, तो L2 और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए मान लोगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना, तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये कांस्टेंट, सॉरी दोनों साइड कांस्टेंट तो सेम ही आएगा, देखो हम बहुत क्लियर लिख नहीं रहे हैं, अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी मतलब यहाँ पे देखो क्या है, एनर्जी जब लिखेंगे ना, जैसे इससे जो एनर्जी इमिट होगा तो जो सिग्मा टी पावर 4 होता है वो एनर्जी नहीं होता है ना, वो बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, तो हम कह रहे हैं कि एनर्जी जब निकालेंगे ना तो कुछ फैक्टर आएगा, दैट फैक्टर वी डोंट नो, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हम लॉजिक से बस ऐसे लिख दे रहे हैं कि एनर्जी जो भी यहाँ पे आएगा वो प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो T1 यहाँ पे अब चलो लिख देते हैं, इस साइड 2 पावर 4 आ जाएगा, ओके, और बाई L1 इज इक्वल टू इधर 4 पावर 4 आएगा, 1000 वाला जीरोस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और ये L2 हो गया, तो 2 से 4 कैंसिल कर दोगे, ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली 16 टाइम्स L1, तो L2 जो है 16 टाइम्स L1 आ गया, अब इसमें दिया हुआ है L1 प्लस L2, ओके, दैट इज इक्वल टू 102, ठीक है, तो L2 ये L1, ठीक है, L1 की जगह L1 रहने देते हैं, और ये 16 टाइम्स L1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 102, ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू 102 और डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो L1 जो है ना 6 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आ गया, तो मतलब ये जो पार्टीशन है ना वो लेफ्ट एंड से 6 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है, दैट्स द आंसर, 6 आएगा ना सर। सर आपने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि टेम्परेचर T2 ज्यादा है, मतलब 4000 ज्यादा है, उसकी हम ये कह रहे थे ना कि देखो स्टार्टिंग मान लो पार्टीशन मिडिल में था, तो इधर टेम्परेचर हाईयर है ना, तो इससे ज्यादा एनर्जी इमिट हो रहा है, एनर्जी ज्यादा होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम इक्वल रखते हैं, मान लो मिडिल में इसको रखते हैं, तो दोनों साइड वॉल्यूम अगर इक्वल है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा ना, और प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी हम लोग लिख रहे हैं, या फिर 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी डिफ्यूज रेडिएशन के लिए, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ठीक है ना, तो इधर प्रेशर जब ज्यादा होगा ना, तो ये इधर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये स्लाइड करके आगे आ जाएगा, जब स्लाइड करेगा तो इधर का प्रेशर फिर कम होने लगेगा, ठीक है, तो प्रेशर जब कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर इस दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो सकता है, तो जब इक्वल हो जाएगा प्रेशर दोनों साइड का, तो वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल है तो फोर्स इक्वल, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्लाइड ऊपर करना थोड़ी, ठीक है ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, देखो जेस्ट का क्वेश्चन है बट इट इज क्वाइट बेसिक क्वेश्चन, ओके सर ये हाँ बताइए। 4/L1A कैसे आया था, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी जब आप लिखेंगे ना, तो ये तो पता है कि हमें ये अल्फा, देखो कहीं पे आपको बताया नहीं गया है, ध्यान रखोगे, थर्मोडायनेमिक्स में मतलब सॉरी इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कहीं पे भी हम अल्फा क्या होता है वो नहीं बताया है, ठीक है ना, हम लॉजिक से लिख रहे हैं, देखो हम लोग ई जानते हैं, ये बताया गया था ना आपको, ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी पावर 4, और ई क्या बोलते हो, व्हाट इज दिस ई इज बेसिकली एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हम बोल रहे हैं जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो टी पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी अल्टीमेटली कंटेन हो जाएगा ना वो भी टी का पावर 4 पे डिपेंड करेगा, अब उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्टर वगैरह मल्टीप्लाई होंगे, वो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन वो बस यहाँ पे इतना लिख दिया अल्फा, ठीक है ना, तो ये है बेसिकली, ठीक है। T1 की पावर 4 L1 बाई A कैसे आ रहा है, डिवाइड में कैसे आ रहा है, ये एनर्जी डेंसिटी है ना, प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी आप कैसे डिफाइन करते हो, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो ये ऊपर में एनर्जी बोला जा रहा है, टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करेगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, लेंथ और इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान रखोगे, दिस इज प्रेशर इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, P इज इक्वल टू 2 चीजें बताई गई आपको, P इज इक्वल टू U बताया गया, या P इक्वल टू U/3 बताया गया, U/3 डिफ्यूज के लिए है और U है कॉलीमेटेड रेडिएशन के लिए, ठीक है ना, तो ये एनर्जी डेंसिटी है। सर यहाँ पे P1 प्रेशर कम नहीं होगा क्या P1 प्रेशर यहाँ पर, भाई इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, कब होगा इक्विलिब्रियम बताओ, कुछ तुम्हें कुछ और कॉन्सेप्ट पता है तो बता दो, वो भी लिख देंगे।
यही तो होता है ना, प्रेशर इक्वल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हो, मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं ना जब नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो जाता है, तो इधर से जितना फोर्स लगेगा इधर से उतना ही फोर्स लगेगा, तभी तो वो जो स्लाइड कर रहा है ना, ये जो पार्टीशन है ना, ये आप समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये पार्टीशन है, स्लाइडिंग पार्टीशन, ठीक है ना, दिस इज स्लाइडिंग पार्टीशन है ये, ठीक है, ये स्लाइडिंग पार्टीशन है। ऑलराइट, तो ये आप लोग का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट सब कुछ हम बता दिए हैं आप लोगों को, प्रेशर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना हम स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा मुझे कुछ काम भी है, कहीं जाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर हार्मोनिक मोशन भी कंसिडर कर सकते हैं ना, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं आया तो। वो जानते हो, ऐसा इस बार जेस्ट में भी क्वेश्चन आया है ना, ऐसा क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो इक्विलिब्रियम में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वहां से जब डिस्प्लेस करते हैं ना तभी हार्मोनिक मोशन होता है। तो जैसे ये इक्विलिब्रियम, हाँ, यहाँ से आप डिस्प्लेस करोगे ना इसको, देन इट विल ऑसिलेट, ओके। तो इस क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में निकाल सकते हैं हम लोग, वी कैन इजीली कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, जानते हो इस बार जो जेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप ध्यान रखोगे, वो क्वेश्चन पहले नेट एग्जाम में आ चुका है, नेट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है, बस प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का डिफरेंट है, इवन जानते हो आंसर भी सिमिलर है, मतलब, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन आप देखते हो एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ओके। करते हैं क्या सर? सर हाँ सर, ये जो इसी असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन में सर एक डाउट आ रहा था। हाँ, क्या है? एक मिनट। Which of the following is correct for the black body radiation? इसमें जानते हो, देखो क्या लिखा, विच, थोड़ा सा जानते हो, ये बताया नहीं है इसके बारे में ना, ई है क्या, लेकिन ई के साथ लेमडा लगा हुआ है ना, तो जानते हो इसका मतलब, जानते हो ये बहुत क्लियर भी नहीं है, क्योंकि हम आपको जैसे न्यू लेमडा बताया था ना कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब बताए थे, ठीक है ना। तो ये जानते हो थोड़ा सा गलत है, मतलब जिसने भी असाइनमेंट सेट किया है, इसमें ई के साथ लेमडा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो ना, देयर शुड नॉट बी लेमडा। अदरवाइज क्वेश्चन क्या होना चाहिए फिर? क्वेश्चन जो है ना ऐसे बोल सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू, मतलब वही जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन का क्वेश्चन फिर बनेगा ये, ठीक है। लेमडा हटा देंगे ना, की पावर 4 आना चाहिए ना इसमें। हाँ, तो लेमडा हटा देंगे ना अगर, क्योंकि लेमडा देखो फिर उसमें नहीं होता है, ध्यान रखोगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन में जो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 बोलते हैं ना, तो दैट इज, उस एनर्जी में सारे वेवलेंथ कंसीडर होते हैं, वो जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने के बाद वो प्रोपोर्शनलिटी आता है, ठीक है। तो उसमें लेमडा नहीं लिखा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए नहीं है वो, ओके, वो ऑल वेवलेंथ का नहीं, तो आंसर गलत है, ठीक है ना, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है सर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाली स्लाइड दिखाइए सर। जो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ सर, उसमें हीट ट्रांसफर तो मना करा हुआ है, तो उसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो सर उसमें तो टी क्यूब वी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना? नीचे सर, नीचे। एक मिनट, कहाँ पे था ये? नीचे और ऊपर है ना, अच्छा प्रेशर है ये, ठीक है। नहीं तो जानते हो, मतलब इसमें जानते हो ये नहीं बोला गया ना कि ये जो पार्टीशन क्या है उसमें, एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन, पार्टीशन कैसा है, पार्टीशन जो है, जब पार्टीशन भी उसमें एडियाबैटिक है ना, यही था ना एडियाबैटिक? नहीं सर। अच्छा, इसके आगे था। हाँ, ये था। सर एक बार 13th क्वेश्चन देगा ना? अच्छा, अब चलो सुनो, जानते हो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा कुछ काम है हमें, ठीक है ना, तो इसीलिए आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है सर। ऑसिलेशन वेव खत्म हो गया है क्या? अच्छा, नहीं, वो हम SHM फॉर EMT से बताए थे, अभी SHM आप लोग को जैसे इस बार जेस्ट का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स वाला भी नहीं बताया है, मैकेनिक्स का फिर अलग से बताएंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा, हम समझ रहे हैं, वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि P V टू द पावर 4/3 जो है हमारा कांस्टेंट होता है अगर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो इसमें ऐसा क्या बोलते हैं सर? इसमें तो टेम्परेचर वाल्स एक्सपेंड नहीं हो रहा ना सर?
नहीं नहीं जानते हो मतलब, हाँ ठीक है, उसका आंसर देखो बता देते हैं। इसका आंसर जानते हो मतलब, आपको कंफ्यूजन जो है ना, सही है, देखो कंफ्यूजन होना भी चाहिए, ठीक है। देखो जानते हो क्या है कि जब ऐसा होता है ना कि देखो एक मिनट, ये आइडियाबेटिक एक्सपेंशन नहीं है एक्चुअली, इट इज नॉट आइडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखो जानते हो क्या होता है, जैसे कोई इंक्लोजर है ना, अगर ये सारे वॉल्स जो है ना, ये वॉल ये वॉल ये वॉल ये वॉल, सभी को इंसुलेटिंग बोलते हैं अगर हम, इंसुलेटिंग, ठीक है ना। तो अगर सभी को इंसुलेटिंग बोला जा रहा है ना, तो इसको बोला जाता है कि आइडियाबेटिक तो ये आइडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, एक्सपेंशन। लेकिन इसमें जानते हो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए वो आइडियाबेटिक नहीं है एक्चुअल में। जानते हो देखो ऐसा है ना कि ये जो है ना, ये बोला इंसुलेटिंग है, ये इंसुलेटिंग है, ये इंसुलेटिंग है, ठीक है ना, दिस इज इंसुलेटिंग, ठीक है, और ये भी इंसुलेटिंग है, दिस इज ऑल्सो इंसुलेटिंग। लेकिन ये जो है ना देखो, ये क्या है कि बोला गया कि जैसे 4000 पे मेंटेन्ड है, 4000 केल्विन पे, तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि ये हीट सप्लाई कर रहा है, यहाँ से एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये इधर किसी मतलब किसी हीट बाथ से कनेक्टेड है, ये मान लो दिस इज कनेक्टेड विथ हीट बाथ, ठीक है ना। तो जो मतलब लार्ज हीट बाथ से कनेक्टेड है, सो दैट इट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 4000 केल्विन, ओके। तो इससे जो है ना कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जानते हो सिस्टम में जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो आइडियाबेटिक नहीं हुआ ना, तो ये आइडियाबेटिक नहीं है एक्चुअल में, ओके। इसीलिए वो हमें भी समझ में आ गया कि वो पी फी टू द पावर 4/3 जो है ना वायलेट हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसीलिए पूछ रहे हो ना आप लोग। हाँ, तो एक्चुअली ये आइडियाबेटिक नहीं है, ओके। हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है ना, तो इसीलिए वो रॉन्ग हो रहा है। तो ऑलराइट, सर फिर प्रेशर कम कैसे होगा अगर क्या? हीट सप्लाई हो रहा है तो? तो कभी कभी आप लोग पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में बाद में भी, कभी कभी ऐसा होता है कि हीट सप्लाई भी हो रहा है ना, तो भी प्रेशर एक्सपेंशन अगर मान लो फास्टर है तो हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, तो दैट कैन हैपन, ठीक है। तो चलो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा सुनो, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, उनको आप लोग बोल दीजिएगा क्लास अटेंड कर बाद में कम से कम देख लेने के लिए लेक्चर, क्योंकि जानते हो थोड़ा सा ऑनलाइन में डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली मैनेज करना, लेकिन मतलब आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जानते हो मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार हम देखो एटीट्यूड ये देखते हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट देखा लेक्चर, ठीक है ना, अरे सर क्या पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है। तो जानते हो ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो कभी कभी जानते हो कहते हैं ना कि कड़वी दवा भी खाना पड़ता है आपको, मतलब अगर अच्छा होना है तो, ठीक है। तो वैसे ही ये है कि मान लो आपको नहीं भी इंटरेस्ट है ना टॉपिक में, तो एक बार लेक्चर देखो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जरूर बताई जाएगी जो हो सकता है कि आपको वो चीज सीखने में बुक से पढ़ करके बहुत टाइम भी लग सकता है, ठीक है ना, जैसे ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर एक बार स्पीड बढ़ा के देखिए, चाहे कुछ करिए, ठीक है। यू शुड सर ब्लैक बॉडी, है ना सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए कौन सी बुक फॉलो करूं जिससे आप पढ़ाए हो इस तरीके से? सर देखो जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, पहले आप लोग के पास पहली बात जानते हो इतना टाइम है नहीं कि आप लोग बहुत सारी बुक्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इसके कोई एक्सप्लोर करना चाहता है वो, देखो एक्सप्लोर अगर करना है ना, मतलब डिटेल में बहुत ज्यादा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो साहा एंड श्रीवास्तवा पढ़ सकते हो, ठीक है। साहा, इससे ज्यादा डिटेल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, साहा एंड श्रीवास्तवा। सर गर्भ कोश कैसी है? नहीं ये जो है ना मतलब बेस्ट अवेलेबल कंटेंट इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, मतलब बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में मेजरमेंट टेक्निक एवरीथिंग लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, साहा एंड श्रीवास्तवा में। ये जानते हो ना मेघनाथ साहा जो इंडिया के बहुत टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में काउंट होते हैं, उन्हीं की बुक है ये, ठीक है, मेघनाथ साहा। सर ऑसिलेटर्स वगैरह भी इसमें एक्सप्लेन्ड है, मतलब ब्लैक बॉडी के केस में? पता नहीं वो इतना एक्सप्लेन, मतलब डेरिवेशन तो सारा दिया होगा हमें लगता है, ठीक है। मतलब मुझे पता है ये इस बुक में जो है ना बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की इससे अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, ठीक है। सर आपके पास है ये बुक? बुक थी मेरे पास, मतलब क्या बोलते हैं, हमने पढ़ी है ये बुक, ठीक है, तभी तो पता है हमें, ठीक है। बीएससी में ही हमने खरीद लिया था इसको गलती से। सर ये क्वांटम की बुक है? नहीं, हीट, इसका टाइटल है ट्रीटाइज ऑन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ट्रीटाइज ऑन हीट। सर आपने बीएससी में ही पढ़ ली थी सारी बुक्स? अरे वो बाय मिस्टेक हमने ले लिया था बीएससी में, हालांकि समझ में नहीं आया था हमें बीएससी में। सर हाँ सर वो जो 2:30 बजे क्लास होती है, 2:30 बजे क्लास का कुछ करते हैं अभी थोड़े दिन में, ठीक है ना।
सर इस वाले सर क्योंकि इस बार फिफ्थ सेम है। थोड़ा सुबह स्टॉप वाली करें क्योंकि क्लास टाइम है। सर ठीक थोड़ा है, हम सा सुबह चेंज कर देना सुबह टाइम। वाली क्लास जो 6:30 से है वो 7 से ही कर दीजिए सर। सभी का अपना अपना डिमांड है। ठीक है, चलो सर अभी stop नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास सर में 8:30 से डिस्कस कॉलेज करेंगे। क्लासेस होती हैं। ठीक है, ओके।